वो एक घटिया किस्म का इंसान था जो दिन भर ब्रेन रॉट टिकटॉक्स देखता रहता था। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो चीट स्किल्स के साथ दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो उसे अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बना देती हैं। टेकी आज के जापान का एक एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला हाई स्कूल स्टूडेंट था, जिसका आईक्यू किसी राइस कुकर जैसा था। भले ही वो एक टोटल एनपीसी बॉट था, पर उसे लगता था कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी रिन, जो काफी ब्लेस्ड थी। एक दिन जब वो रिन के साथ स्कूल से वापस आ रहा था, उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसके नीचे एक अजीब सा मैजिक सर्कल प्रकट हुआ है। इस अकल के दुश्मन ने सोचा कि यह सर्कल रिन को वापस किचन में भेज देगा, तो उसने उसे धक्का दे दिया। पर रिन ने इस बुद्धू को पकड़ लिया और वो दोनों एक साथ एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच गए। वहां पहुंचकर टेकी अपनी आंखें खोलता है और खुद को ग्रीन प्लेन्स में लेटा हुआ पाता है। उसे दूर रिन लेटी हुई मिलती है और वो हैरान होता है कि वो आखिर है कहां। वो अपने फोन्स चेक करते हैं, पर नोटिस करते हैं कि वहां ना तो कोई सिग्नल है और ना ही इंटरनेट। वो सोचते हैं कि आजकल के जमाने में ऐसी कौन सी पिछड़ी हुई जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और टेकी को लगता है कि शायद वो अर्थ पर है ही नहीं। वो कहता है कि जो मैजिक सर्कल उन्होंने यहां आने से पहले देखा था वो कोई सीजीआई इफेक्ट नहीं था और ये सब बिल्कुल रियल है। रिन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, पर तभी उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जो एक बड़े काले घोड़े जैसा दिखता है, जिसके सींग और आंखें खौफनाक है। वो घोड़ा उनके ऊपर से कूदता है, पर टेकी रिन को पकड़कर सही वक्त पर साइड में हो जाता है ताकि वो कुचले ना जाए। वो रिन को कहता है कि यहां से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि दोनों के मरने से बेहतर है कि सिर्फ एक ही मारा जाए। और फिर वो उस विशाल दरिंदे को उकसाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस मॉन्स्टर को कॉटन पिकर बुलाता है और मजाक उड़ाता है कि उसका साइज सिर्फ दिखाने के लिए है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। लगता है कि ये उसका आखिरी वक्त है, पर तभी साइड से एक एयर ब्लेड अटैक आता है और मॉन्स्टर की गर्दन पर लगता है। एक भूरा गंजा कहीं से निकल कर आता है और टेकी की टॉन्टिंग स्किल्स की तारीफ करता है और फिर अपनी तलवार से घोड़े पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर पलटवार करता है, पर तभी एक ब्लैक मैजिक वाली एरो झाड़ियों से निकलती है और उसके पैर पर लगती है। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला बंदा झाड़ियों से बाहर आता है और कहता है कि ये ऑब्सीडियन हॉर्सेस काफी टफ होते हैं और मिथ्रिल एरो यूज करना सही फैसला था। फाइनली एक स्मॉल मेज मॉन्स्टर को फ्लेम अटैक से जलाकर शिकार खत्म करता है। वो ग्रुप अपना इंट्रोडक्शन बराडा, रकाल्टा और मेगेलाड के तौर पर देता है और बताता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड का हिस्सा है और उन्हें इन ऑब्सीडियन हॉर्सेस की तादाद कम करने के लिए हायर किया गया था। ये सब देखकर टेकी कंफर्म करता है कि वो एक फैंटेसी आरपीजी जैसी दुनिया में है और उन्हें यहाँ सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढना होगा। बाद में उस रात वो सब कैंप फायर के चारों ओर बैठते हैं और एडवेंचरर्स उनसे पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो नोटिस करते हैं कि टेकी और रिन ये इन्फो शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो उन्हें दिलासा देते हैं कि वो उन्हें इन खतरनाक मैदानों में अकेला नहीं छोड़ेंगे और पास के टाउन एस्पिर तक एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरों की मदद करना उनका काम है। वो उन्हें ये भी समझाते हैं कि बिना वेपन्स के ट्रैवल करना खतरनाक है, खासकर इस एरिया में, क्योंकि मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि वैगन्स पर हमले हो रहे हैं और लोग गायब हो रहे हैं। इसके साथ ही वो सोने चले जाते हैं और बराडा टेकी को कहता है कि रिन से माफी मांग ले, जो उससे नाराज है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़कर भागने को कहा था। वो रात भर बात करते हैं और आखिरकार एक फिस्ट बम्प के साथ पैचअप कर लेते हैं। अगले दिन वो एस्पिर पहुंचते हैं और एडवेंचरर्स बताते हैं कि ये एलिस्टेन मैजिक किंगडम का हिस्सा है और वो इस टाउन को अपना बेस बनाकर यूज करते हैं। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट्स को थोड़ा गोल्ड भी देते हैं और उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में बताते हैं, क्योंकि टेकी ने फैसला किया है कि वो भी एडवेंचरर बनेगा, जैसा कि एक अल्फा मेल करता है। गिल्ड में वो अपने एडमिशन फॉर्म्स भरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज समझ सकते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो यहाँ के लोगों से ढंग से बात भी कर पा रहे हैं, तो जरूर यहाँ कोई मैजिक काम कर रहा है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनका एक छोटा सा मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक क्रिस्टल बॉल निकालती है, जो हर नए एडवेंचरर के लिए जरूरी है। ये सुनकर दोनों थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास मैजिक नहीं है, पर रिन कहती है कि वो पहले जाएगी और अपना हाथ बॉल पर रखती है। रिसेप्शनिस्ट की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रिस्टल बॉल 4 अलग अलग कलर्स दिखाती है और वो रिन से पूछती है कि आखिर वो है कौन। फिर वो टेकी को वैसा ही करने को कहती है और जैसे ही वो हाथ रखता है, क्रिस्टल बॉल अचानक चटक जाती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट दंग रह जाती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को बताने भागती है। कुछ देर बाद वो गिल्ड मास्टर जेरान और एक मशहूर सी रैंक एडवेंचरर मीरा द गोल्डन फेंसर के साथ वापस आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कर सकते और मीरा उन्हें ऐसी जगह एस्कॉर्ट करेगी जहां उन्हें जरूरी एडवाइस मिलेगी, जिसके बिना वो एडवेंचरर्स नहीं बन सकते। टेकी पूछता है कि क्या ये कोई स्कैम है जहां वो उन्हें किडनैप करके उनकी किडनीज बेच देंगे, पर मीरा कहती है कि उसे उसके ऑर्गन्स तो चाहिए, पर किडनी नहीं। फिर वो उन्हें शहर के पास जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात हॉट मम्मी लेमिया से होती है। लेमिया उनका स्वागत करती है और मीरा से जानती है कि गिल्ड की मैजिक डिवाइस टूट गई है, इसलिए वो चाहती है कि लेमिया उनका टेस्ट ले। लेमिया टेकी और रिन को कुछ वुडन डिवाइसेस देती है और कहती है कि ये उसने बनाए हैं और ये उनकी मैजिकल कैपेसिटी और मैजिकल स्ट्रेंथ की वैल्यूज बताएंगे। मैजिकल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास कितनी मैजिकल एनर्जी है
और मैजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है उस मैजिकल एनर्जी की क्वालिटी कैसी है। उनकी लकड़ी को अपने हाथों से सहलाने के बाद टेकी और रिन पूछते हैं कि रिजल्ट क्या आया। तो लेमिया बताती हैं कि उनके नंबर्स तो भाई इस दुनिया के ही नहीं हैं और अब से वो दोनों उसके अप्रेंटिस होंगे। ठीक उसी वक्त हमें कुछ हुडेड फिगर्स अंधेरे में एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। वो बीटा मेल गुनर अपने अल्फा मेल लीडर को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने समनिंग रिचुअल को सक्सेसफुली सैबोटाज तो कर दिया था, पर क्योंकि कास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए स्पेल फिर भी एक्टिवेट हो गई। उन्हें पूरा यकीन है कि कुछ लोग दूसरी दुनिया से समन हुए हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। वो आगे बताता है कि उन्होंने अपना जाल बिछा दिया है और जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे, जिससे लीडर काफी खुश होता है और कहता है कि उसे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वापस झोपड़ी में लेमिया रिवील करती है कि टेकी की मैजिकल कैपेसिटी 1,20,000 और मैजिकल स्ट्रेंथ 40,000 है। वहीं रिन की मैजिकल कैपेसिटी 37,000 और स्ट्रेंथ 5,000 है, क्योंकि वो एक लड़की है। वो आगे बताती है कि बड़े बड़े ह्यूमन नाइट्स और रॉयल मेजेस की मैजिकल कैपेसिटी अक्सर 10,000 और स्ट्रेंथ 2,000 के आसपास होती है, तो उन दोनों के नंबर्स इंसेनली हाई है और उन्हें इस दुनिया के सबसे ताकतवर बींग्स में गिना जा सकता है। लेमिया ये भी कहती है कि वो इस किंगडम की सबसे बड़ी मेज है और उसकी अपनी कैपेसिटी 43,000 और स्ट्रेंथ 6,000 है, जबकि मायरा की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ क्रमशः 3,500 और 3,800 है। फिर वो उन्हें समझाती है कि उनके पास इनक्रेडिबल पावर तो है, पर बिना ट्रेनिंग के वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके अप्रेंटिस बने। इसके अलावा अगर वो अपनी पावर्स मास्टर कर लेते हैं तो वो एस रैंक एडवेंचरर्स और टॉप रॉयल मेजेस से भी कहीं आगे निकल जाएंगे। फिर वो टेकी की तरफ देखती है और कहती है कि अगर उसने ढंग से ट्रेन किया तो वो अकेले ही पूरे नेशंस के खिलाफ जंग छेड़ सकता है और राजा बन सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास इस दुनिया की सारी दौलत और लड़कियां होंगी। और ये बोलते हुए वो उसे अपने मैसिव प्लॉट्स दिखाती है। रिन नोटिस करती है कि टेकी की पॉकेट में रॉकेट ऊपर उठ रहा है और वो उसे अंधा करने की कोशिश करती है, जबकि लेमिया मायरा को कहती है कि इन गूनर्स को ट्रेन करने में मजा आएगा। अगले दिन लेमिया सुबह की शुरुआत उन्हें एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट खिलाकर करती है और मैजिक के बेसिक समझाती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के 2 तरीके हैं, पहला मैजिकल स्पेल्स कास्ट करके और दूसरा सॉर्सरी के जरिए। मैजिकल स्पेल्स यूज करने के लिए इंसान को स्पेशल इनकेंटेशंस यानी मंत्र बोलने पड़ते हैं ताकि वो अपनी मैजिकल पावर उन स्पिरिट्स को उधार दे सकें जो बदले में अलग अलग स्पेल्स मटीरियलाइज करती हैं। दूसरी तरफ एक सॉर्सरर स्पिरिट के साथ मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनसे अपना काम करवाता है, जो इसे नॉर्मल मैजिक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। वो आगे रिवील करती है कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। मेजेस आमतौर पर सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर पाते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में मायरा जैसे मेजेस होते हैं जो 2 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फायर और अर्थ, या फिर वो खुद जो अर्थ को छोड़कर बाकी तीनों एलिमेंट्स यूज कर सकती है। वो ऐड करती है कि रिन एक और भी रेयर केस है जो 4 एलिमेंट्स यूज कर सकती है। दूसरी तरफ उन्हें नहीं पता कि टेकी कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर लेमिया कहती है कि जब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पिरिट नहीं मिलती वो उसके फंडामेंटल्स पर फोकस करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि पुराने जमाने में सॉर्सरर्स में लाइट, डार्क और टाइम स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया है, और अगर उसने अपनी पावर्स मास्टर कर ली तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाएगा। इसके बाद वो सब जंगल जाते हैं और लेमिया टेकी को दिखाती है कि कैसे मैजिक को हाथों में फोकस करके फिजिकल एनहांसमेंट की जाती है। टेकी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और ऐसा करते वक्त उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे गुड लक कह रही होती है। वो सोचता है कि आवाज कहां से आई, पर लगता है कि सिर्फ उसने ही इसे सुना था। इस बीच मायरा रिन को मेंटर करती है और उसे स्पेल्स कास्ट करने के बेसिक सिखाती है। वो बताती है कि स्पेल्स कास्ट करने के लिए एक साफ इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है। रिन तुरंत एक फायर स्पेल सीख लेती है, फिर उसे ब्लू फ्लेम्स में मॉडिफाई भी कर देती है। ये देखकर मायरा बहुत सरप्राइज होती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी आग देखी है, और वो रिन को एक प्रोडिजी बुलाती है। बाद में उस दोपहर रिन टेकी को चेक करने आती है, जो काफी डिफीटेड महसूस कर रहा है क्योंकि उसने काफी हैंड प्रैक्टिस की थी। उसे इस हाल में देखकर वो उसे चीयर अप करने का फैसला करती है, तो टेकी एक और बार कोशिश करता है और अपने राइट हैंड में मैजिक फोकस करने की ट्राई करता है। ऐसा करते हुए उसे फिर से वही बच्चों वाली आवाज सुनाई देती है जो उसे टिप्स दे रही होती है, और इससे वो कामयाब हो जाता है क्योंकि उसका हाथ एक लाइट बल्ब की तरह चमकने लगता है। वो रिन से पूछता है कि क्या उसने वो आवाज सुनी, और सोचता है कि कहीं वो भूत तो नहीं, जिससे रिन डर जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए अंदर जाते हैं और लेमिया उनकी प्रोग्रेस की तारीफ करती है। वो मायरा को रिन का ख्याल रखने को कहती है और टेकी को अगला टारगेट अपने लेफ्ट हैंड पर रखने को बोलती है जब तक कि वो फुल बॉडी एनहांसमेंट ना कर ले। वो कहती है कि जब तक उसका एट्रीब्यूट नहीं मिलता यही उसके लड़ने का मेन तरीका होगा, जो उस गिगा चैट पर काफी सूट करता है। बाद में उस रात मायरा लेमिया के पास जाती है और उन 2 नए लोगों के बारे में पूछती है। लेमिया कहती है कि वो उन्हें 3 हफ्ते में इस काबिल बना देगी कि वो ढंग से लड़ सके,
क्योंकि आने वाली जंग में उन्हें अपना बचाव खुद करना होगा। उसने सोचा था कि कैपिटल की मुश्किलें उसे इतनी दूर तंग नहीं करेंगी, पर लगता है कि हालात जल्द ही बिगड़ने वाले हैं। कुछ हफ्ते बाद हम टेकी और रिन को एक फिजिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं ताकि पता चले वो कितनी दूर आए हैं। टेकी फैनवुल्फ्स के एक झुंड से लड़ता है, जबकि रिन रैबिट मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को कुक कर देती है। टेकी अब अपने फिस्ट्स में मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीख गया है और रिन अब बिना इंकेंटेशंस के बेसिक स्पेल्स कास्ट कर सकती है और एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रही है। जब वो ये सब कर रहे होते हैं, लेमिया और मायरा एक क्लिफ से उन्हें देख रही होती हैं और बात करती हैं कि वो इतने कम समय में कितने स्ट्रांग हो गए हैं। तभी वो नोटिस करती हैं कि वो पैर एक ऑब्सिडियन हॉर्स का सामना कर रहा है, पर उनकी पहली मुलाकात के उलट अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उस दरिंदे को आसानी से ढेर करके उसका डिनर बना लेते हैं। बाद में उस रात वो सब टेकी और रिन के ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने का जश्न मनाते हैं और लेमिया उन्हें बताती है कि वो अगले दिन एस्पिर मूव करेंगे और एडवेंचरर्स के तौर पर अपनी पहली जॉब लेंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसके हिसाब से उन्हें लॉस्ट वंस कहा जाता है, जो वो लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ आते हैं। वो कहती है कि कभी ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा होता है तो कभी उन्हें कोई ऐसा सॉर्सरर समन करता है जो स्पेस टाइम मैजिक यूज करने के काबिल हो। भाई, लगता है टेकी और रिन अब असली खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। इस बात से टेकी और रिन एकदम दंग रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता चला। लेमिया बताती है कि उनकी एबनॉर्मल मैजिकल पावर और बीच बीच में यूज किए गए नए वर्ड्स ने उनका भेद खोल दिया था। इसी वजह से उसने उन्हें अपना अप्रेंटिस बनाने का फैसला किया ताकि कोई बुरा इंसान उनका फायदा ना उठा सके। रही बात उन्हें यहाँ समन करने की, तो वो तो किसी सॉर्सरर से ही पूछना पड़ेगा, पर पूरे किंगडम में स्पेस टाइम मैजिक यूज करने वाले गिने चुने लोग ही हैं। टेकी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे सर्चिंग का दायरा कम हो जाएगा। वो उन्हें आसानी से ट्रैक करके अपनी गलतफहमी दूर करेंगे और वापस अपने वर्ल्ड निकल जाएंगे। लेमिया कहती है कि शायद ये पॉसिबल हो, पर उसे शक है कि क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा। डिनर के बाद टेकी और रिन साथ बैठते हैं और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। टेकी कहता है कि वो एडवेंचरर्स के तौर पर काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। फिर उसी इन्फ्लुएंस का यूज करके उस सॉर्सरर को ढूंढेंगे जिसने उन्हें यहाँ बुलाया है, ताकि वो उन्हें वापस घर भेज सके। रिन भी काफी होपफुल महसूस करती है और वो दोनों एक ऑफ स्क्रीन एक्शन के साथ दिन खत्म करते हैं। इसके बाद टेकी अपने गोरे हाथ को देखता है और सोचता है कि क्या सच में उसके पास रिन के विशाल नेशंस को तबाह करने की पावर है। तभी उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो जल्द ही मिलेंगे और वो इसका इंतजार कर रही है। टेकी उससे पूछता है कि वो है कौन और उसका मतलब क्या है, पर वो आवाज उसे इग्नोर करती है और एक अनोइंग बिच की तरह हंसते हुए गायब हो जाती है। कई हफ्तों बाद हम देखते हैं कि टेकी अपने बेड पर जागता है। उसने फिर वही पुरानी आवाज वाला सपना देखा था। हमें पता चलता है कि वो अब एस्पायर मूव हो चुके हैं और उन्होंने खुद को एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है और उन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पहले दिन उन्हें बचाया था। तब से वो छोटे मोटे ई रैंक मिशंस कर रहे हैं और इस दुनिया के बारे में नई चीजें सीखकर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। रिन अपना ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में पढ़ाई करने में बिताती है और इस दुनिया के बारे में हर तरह की जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया का नाम अल्टिया है और जिस किंगडम में वो है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और वहां दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैजिक मौजूद है। 20 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ इस किंगडम के लगभग 80% लोग बेसिक मैजिक कास्ट करने के काबिल हैं। इसीलिए इसे दुनिया के 3 सबसे बड़े नेशंस में गिना जाता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि एस्पायर शहर होली स्कैटलॉव एम्पायर और गार्जन एम्पायर के ईस्टर्न बॉर्डर के पास है। इसी वजह से ये ट्रेडिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टाउन बन गया है। तभी वेट्रेस उनका ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उन्हें गिल्ड की तरफ से एक लेटर देती है। इसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने उन्हें तुरंत बुलाया है। वो देखने जाते हैं कि क्या मामला है और रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्लम्स के एक बार की इन्वेस्टिगेशन का स्पेशल रिक्वेस्ट देती है। टेकी सोचता है कि आखिर उन्हें ब्रो की बार में क्या ढूंढना है। गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि हाल ही में ऐसी र्यूमर्स हैं कि वैगन से चोरी किया गया माल स्लम्स के रास्ते शहर में स्मगल किया जा रहा है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ऐसी इन्फो निकालनी है जिससे कल्प्रिट्स पकड़े जाएं और मिशन का रिवॉर्ड 7 सिल्वर और बोनसेस है। टेकी पूछता है कि क्या उनका डी रैंक मिशन लेना ठीक रहेगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर वो इसे क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें डी रैंक पर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये क्वेस्ट पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और अगर तीसरी बार भी फेल हुआ तो गिल्ड को गलत असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। टेकी उस नाटे आदमी को कंजूस बुलाता है, पर वो कहता है कि उसे उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो लेमिया के अप्रेंटिसेस हैं और उन्हें भेज देता है। इसी के साथ टेकी और रिन स्लम्स जाते हैं और रात होने तक वेट करते हैं जब सारा शेडी बिजनेस शुरू होता है। वहां घूमते हुए रिन कुछ मलीला फ्रूट खरीदने जाती है, पर प्राइस पिछले हफ्ते से दुगनी निकलती है। वो सोचती है कि क्या अमेरिका का इन्फ्लेशन इस दुनिया में भी आ गया है, पर दुकानदार बताता है कि वैगन्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर तरफ माल की शॉर्टेज है। रात होने पर टेकी और रिन नोटिस करते हैं कि बार के पिछले वाले दरवाजे से कुछ माल बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो अंदर जाते हैं और बार टेंडर से एल मांगते हैं।
बारटेंडर कहता है कि वो ऐसे हल्के ड्रिंक्स नहीं रखता, पर टेकी अपना अल्फा मेल हेकी दिखाकर उसे बैठने को कहता है और वो शहर में बढ़ती कीमतों पर बात शुरू करते हैं। टेकी कहता है कि वो भी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। बारटेंडर कहता है कि ये एमेचर्स का काम नहीं है, पर टेकी उसे ब्रो की बुलाता है और उसके सामने कॉइन्स की थैली रखकर पूछता है कि क्या अब उसका मुंह खुलेगा। ये देखकर बार के लालची एनपीसीज उठ खड़े होते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, पर टेकी और रिन उनकी वर्थलेस पीठ थोककर उन्हें ढेर कर देते हैं और सारी सच्चाई उगलने पर मजबूर कर देते हैं। वो गुंडे बताते हैं कि उन्हें किसी हुडेड बंदे ने हायर किया था, जिसने उन्हें उन वैगन्स का माल डिलीवर करने को कहा था जिन पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए थे, पर पैसा अच्छा मिल रहा था तो वो मान गए। बारटेंडर कहता है कि उसे उनका पैसा नहीं चाहिए और ये बार के लिए नॉर्मल बात है कि वो इन लोगों का लाया हुआ माल बेचे, इसीलिए उन्हें अपनी नाक वहां नहीं घुसानी चाहिए जहां जरूरत नहीं है। इसके बाद टेकी और रिन बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तभी उन्हें नोटिस होता है कि 3 फीमेल निंजाज उनका पीछा कर रही हैं, तो वो उन्हें लालच देकर सुनसान जगह ले जाते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं। टेकी कोशिश करता है कि वो उन्हें वापस किचन में ना भेजे और एक हैवी पंच से उनमें से एक को नॉकडाउन कर देता है। रिन भी दिखा देती है कि वो यूजलेस नहीं है और एक को पीछे धकेल देती है, जिसके बाद टेकी जेंडर इक्वालिटी दिखाते हुए उसे भी सुला देता है। इसके बाद वो दोनों आखिरी असैसिन से सामना करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। पर तभी पहली निंजा जाग जाती है और स्मोक बॉम्ब फेंकती है और वो दोनों अपनी बेहोश साथी को वहीं छोड़कर वहां से एस्केप कर जाती है। टेकी कहता है कि वो उन्हें सिर्फ डराकर भगाने नहीं आई थी, बल्कि लगता है वो सच में उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश कर रही थी। रिन हैरान हो जाती है और वो दोनों उस पकड़ी गई निंजा को गिल्ड के हवाले कर देते हैं और गिल्ड मास्टर से उसे जिंदा रखने को कहते हैं। अगले दिन टेकी और रिन मीरा से मिलते हैं, जो उन्हें डी रैंक्ड एडवेंचरर्स बनने पर कांग्रेचुलेट करने के लिए वेट कर रही थी। फिर वो उन्हें बताती हैं कि उसके पास एक स्पेशल मिशन है और वो चाहती हैं कि वो उनके साथ पार्टी बनाए। वो एक्सप्लेन करती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मलीला फ्रूट्स पककर तैयार हैं, तो फार्मर्स ने चोरों को पकड़ने और अपनी फसल बचाने की रिक्वेस्ट डाली है। भाई लगता है ये मलीला फ्रूट वाला मिशन इतना सिंपल नहीं होने वाला जितना मीरा बता रही हैं। इस मिशन को पूरा करने का रिवॉर्ड पूरे 500 सिल्वर कॉइन्स है और इससे टाउन को इन्फ्लेशन की मार से निकलने में भी काफी हेल्प मिलेगी। ये सब सुनने के बाद हमारा ये पैर तुरंत राजी हो जाता है और वो तीनों नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोपहर तक फार्म पहुंचते हैं और वहां 2 एनपीसी फार्मर्स और एक अजीब से दिखने वाले बंदे से मिलते हैं जिसका नाम कासिम है। उससे हाथ मिलाते वक्त ताइची को थोड़ी अजीब सी गे इमोशंस वाली फीलिंग आती है और वो काफी देर तक उसका हाथ पकड़े रखता है, फिर अचानक होश में आता है। इसके बाद वो सब मेलिला के खेतों की तरफ बढ़ते हैं और रिन अपने स्टाफ से एक मैजिक सेंसिंग स्पेल कास्ट करती है ताकि एरिया में किसी पुराने मैजिक का पता लगाया जा सके। फाइनली उसे एक सिग्नल मिलता है जो दिखाता है कि एक विशाल मॉन्स्टर खेतों की तरफ ही आ रहा है और वो सब उससे लड़ने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट से एक मैसिव ओगर और कुछ ऑक्स बाहर निकलते हैं और अपने वेपन्स के साथ ग्रुप का सामना करते हैं। ग्रुप का अल्फा मेल होने के नाते ताइची मीरा को उन 3 छोटे मोटे दुश्मनों यानी स्मॉल फ्राइज को संभालने को कहता है और रिन से सपोर्ट मांगता है, जबकि वो खुद उस बड़े मॉन्स्टर से निपटने निकलता है। वो सोचता है कि लेवल 35 की एनहांसमेंट इस काम के लिए काफी होगी और ओगर के मुंह पर एक हैवी पंच मारकर उसे एक ही बार में ढेर यानी 1 शॉट कर देता है। रात होने पर मीरा ताइची और रिन के साथ बैठती है और बताती है कि इस रीजन में ऑक्स और ओगर्स का होना नॉर्मल नहीं है, तो पक्का ये किसी की साजिश का हिस्सा है। वो उनके लिए एक ट्रैप बिछाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें दिखा सकें कि उनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, और फिर सो जाते हैं। इस बीच हमें एक हुडेड लड़की दिखाई देती है जो ढेर सारी लाशों से घिरी हुई है। वो उनका लाइफ फोर्स सोखने के लिए एक स्पेल यूज करती है और कहती है कि वो उन मैजिशियंस यानी ताइची और रिन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है, और फिर अपने इनविजिबल क्लोक का यूज करके गायब हो जाती है। अगले दिन हम जराड को उस असैसिन की सेल खोलते हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने मुंह खोलने का फैसला किया है। दूसरी तरफ ताइची और ग्रुप फार्म में घूम रहे हैं जहां रिन अपनी मैजिक डिटेक्शन स्पेल से चोरों को लोकेट करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार उन्हें कुछ कदमों के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक ऐसे फायर पिट तक पहुंचते हैं जिसे हाल ही में बुझाया गया था। रिन कहती है कि उसे आगे खेतों में 3 लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है और वो 3 चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आगे लपकते हैं। ताइची, रिन और मीरा आगे बढ़कर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं और वो 2 एनपीसीज उन्हें टाउन गार्ड्स के हवाले कर देते हैं। इसी बीच कासिम ताइची और बाकी सबको हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और ताइची फिर से काफी देर तक उसका हाथ पकड़े रखता है। वो कहता है कि कासिम के हाथ बाकी फार्मर्स की तरह सख्त नहीं बल्कि काफी सॉफ्ट है और उससे उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है। कासिम कहता है कि वो एक ओवरसियर है, इसलिए उसे हाथों का ज्यादा काम नहीं पड़ता, पर मीरा बीच में बोलती है कि ऑक्स और ओगर्स इस एरिया में कॉमन नहीं थे, लेकिन कासिम को उनके बारे में पहले से पता था, भले ही वो सिर्फ एक फार्मर है। ये सब सुनकर कासिम हंसने लगता है और रिवील करता है कि वही वो बंदा है जिसने उन चोरों को हायर किया था और वही मैजिशियन भी उसने हायर किया था ताकि मॉन्स्टर्स को खेतों में लाया जा सके। ताइची उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया,
तो वो बताती है कि ये सब उन 3 लोगों को यहाँ लालच देकर बुलाने के लिए था, क्योंकि उसे अपने गोल के लिए ताइची की स्ट्रेंथ चाहिए थी और वो उसे खुद टेस्ट करना चाहता है। तभी वो इनविजिबल रोब वाली लड़की ग्रैमी अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर आती है और मीरा को पीछे से सरप्राइज कर देती है। वो कासिम को कहती है कि उसका मुंह काफी तेजी से चलता है और बताती है कि वही मैजिशियन है और कासिम के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रही थी। इसी के साथ उनकी बैटल शुरू हो जाती है और मीरा ग्रैमी के साथ स्वॉर्ड्स क्लैश करने के लिए आगे बढ़ती है और उससे पूछती है कि जब वो इनविजिबल थी तब उसने अटैक क्यों नहीं किया। वो कहती है कि असैसिनेट करना बुज़दिलों का काम है और ये उसका स्टाइल नहीं है, क्योंकि उसे ब्लेड्स क्लैश करना और अपने ओपोनेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ से ओवरपावर करना पसंद है। दोनों एक दूसरे पर कई बार वार करती हैं और एक पावर स्ट्रगल में फंस जाती हैं, पर तभी रिन यूजफुल बनने का डिसाइड करती है और ग्रैमी की तरफ एक फायर बॉल शूट करती है। इससे ग्रैमी पीछे कूद जाती है और उस स्पेल को विंड अटैक से काउंटर करती है। रिन तुरंत एक डस्ट टॉर्नेडो समन करके उसे फॉलो अप करती है और ग्रैमी को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देती है ताकि मीरा को अपनी फिजिकल एनहांसमेंट पूरी करने का टाइम मिल सके। ग्रैमी अपनी स्वॉर्ड से उस स्पेल को चीर कर निकल जाती है, पर रिन ऑफेंस जारी रखती है और उस पर वाटर और अर्थ एलिमेंट की एक कंबाइंड स्पेल से अटैक करती है। दूसरी तरफ ताइची कासिम से लड़ने की तैयारी करता है और वो पूछती है कि क्या वो बिना किसी वेपन के उससे भिड़ने वाला है। कासिम कहता है कि वो ताइची को अपने फ्रॉस्ट एलिमेंटल से लड़वाएगा और अपने बगल में एक बर्फीला मॉन्स्टर समन करता है। उस बीस्ट को देखकर ताइची को लगता है कि वो फिजिकल एनहांसमेंट के हायर लेवल से उसे एक ही बार में ढेर कर देगा, पर अटैक लगने के बजाय वो सीधा उस एलिमेंटल के आर पार यानी फेज थ्रू निकल जाता है। कासिम एक्सप्लेन करता है कि उस बीस्ट का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और उसे सिर्फ फायर मैजिक से हराया जा सकता है, पर बदकिस्मती से ताइची को कोई स्पेल कास्ट करनी नहीं आती। ताइची अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आइस एलिमेंटल पलटवार में कुछ आइस मैजिक यूज करता है और ताइची उन स्पेल्स से बचने के लिए इधर उधर कूदता है। कासिम तब वो लाइफ एनर्जी बॉल निकालता है जो ग्रैमी ने कल रात बनाई थी और उसे मॉन्स्टर को खिला देता है, जिससे वो लाल हो जाता है और उसे एक मैसिव पावर बूस्ट मिलता है। इसी के साथ वो रेड एलिमेंटल इतनी इंसेन स्पीड से आगे बढ़ता है कि ताइची पीछे जा गिरता है और इतनी जोर से हिट होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कासिम उसे कहता है कि वो चुपचाप एक गुड बॉय की तरह उसके साथ चले, वरना वो लड़कियों को कैप्चर करके उन्हें असलियत बताएगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, द बर्ड्स एंड द बीज स्टोरी। इसी बीच हमें मीरा और रिन को ग्रैमी के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जो मीरा को एक हैवी पंच से पीछे भेज देती है और रिन को भी नीचे गिरा देती है। ओवरवेल्म्ड फील करते हुए दोनों मेजेस अपना पावर आउटपुट बढ़ाने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक पावरफुल मेज का सामना करने की आदत है, जबकि वो लेमिया को याद करती हैं। ग्रैमी पूछती है कि क्या वो अब तक उसे हल्के में ले रही थी, पर मीरा कहती है कि वो बस अपने मेन प्लान पर वापस आ रही हैं। और इसी के साथ वो खुद को लेवल 40 तक एनहांस करती हैं और ग्रैमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो कुछ वार एक्सचेंज करती हैं, पर तभी रिन एक स्पेल ब्लेड के साथ चार्ज करती है और ग्रैमी को सरप्राइज कर देती है। ग्रैमी अटैक से बचने के लिए पीछे कूदती है, पर मीरा उसे लात मारकर वापस आगे भेज देती है और रिन अपने स्टाफ को स्वॉर्ड में बदलकर फॉलो अप करती है और ग्रैमी को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ में स्पेल ब्लेड का यूज करके उस पर वार करती है और उसके एचपी का एक अच्छा खासा हिस्सा जला देती है। फिर रिन डस्ट टॉर्नेडो स्पेल कास्ट करती है और उसमें गन पाउडर मिला देती है ताकि वो फ्लेमेबल हो जाए। उसके बाद वो एक फायर बॉल से उस स्पेल को आग लगा देती है और ग्रैमी को ब्लास्ट कर देती है। भाई, लगता है रिन ने एकदम एक्सप्लोसिव मूव दिखाई है। ग्रैमी अभी भी अपनी फिजिकल एनहांसमेंट से ज्यादातर डैमेज ब्लॉक कर लेती है, लेकिन म्यूरा इस मौके का फायदा उठाकर अपनी फायरी ब्लेड से उस पर वार करती है और उनकी फाइट को यहीं खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों उसके सामने खड़ी होती हैं और उसे सरेंडर करने को कहती हैं, पर ग्रैमी अपने खून को किसी ठरकी की तरह चाटते हुए उठती है और कहती है कि जख्म भरने के बाद वो उनसे फिर लड़ना चाहेगी और अगली बार वही जीतेगी। ठीक तभी कासिम बीच में बोलता है और लड़कियों को सरेंडर करने के लिए धमकाता है, वरना वो ताइची को अपने रेड एलिमेंटल से बुरी तरह पिटवाएगा। बेचारी लड़कियां थोड़ा सोचने लगती हैं और काफी डिप्रेस्ड फील करती हैं। वहीं ताइची हैरान है कि आखिर मामला यहां तक कैसे पहुंच गया। क्या उसके पास पूरे नेशंस को तबाह करने वाली पावर नहीं होनी चाहिए थी? अपनी कमजोरी को कोसते हुए वो बेहोश हो जाता है और सपने में उसे फिर से वही पुरानी आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे पावर चाहिए और ताइची कहता है कि वो उस नमूने का चेहरा जमीन में धंसा देना चाहता है और उसे एहसास कराना चाहता है कि उससे पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो आवाज अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एरियल नाम की एक विंड स्पिरिट है और बताती है कि ये एक एक्सेप्शन होगा क्योंकि वो रूल्स तोड़ रही है, इसलिए ये मौत जैसा दर्दनाक हो सकता है। पर अगर उसे फिर भी ये पावर चाहिए तो वो उसे उधार देगी। ताइची राजी हो जाता है और हम उसे पूरे अवतार मोड में ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, जहां उसके चारों तरफ एक घना विंडी ऑरा होता है। कासिम उस रेड अवतार को फिर से उस पर चार्ज करने को कहता है और उसे पीछे फेंक देता है, पर ताइची वापस खड़ा होता है और कहता है कि ये हिट तो ऐसा था जैसे किसी बिल्ली ने उसे अपने निन्ने पंजे से मारा हो।
वो रेड एलिमेंटल फिर उस पर फ्लेम ब्रेथ अटैक छोड़ता है, पर टाइची अपना हाइकी अनलीश करता है और पलटवार में एक इतनी स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रीम निकालता है जो फ्लेम अटैक और रेड एलिमेंटल दोनों को एक साथ तबाह कर देती है। ये देखकर कासिम और ग्रैमी वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। टाइची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसे वही दर्द महसूस होता है जिसके बारे में एरियल ने वॉर्न किया था, और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। फेंट होने से पहले टाइची किसी तरह एक आखिरी अटैक निकाल लेता है और उससे कासिम का राइट आर्म उड़ा देता है। ऑफिशियली उसे एनिमे का सबसे पैथेटिक एक हाथ वाला कैरेक्टर बना देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टाइची लीमिया के घर में जागता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी लीमिया अंदर आती है और वो उससे सवाल पूछता है, पर तभी उसके पेट से गुरगुराने की आवाज आती है और वो दोनों खाना खाने नीचे चले जाते हैं। टाइची बिल्कुल गोकू की तरह दबाकर खाता है और लीमिया उसे बताती है कि पिछली बैटल में उसने अपना सारा मैजिक एग्जॉस्ट कर दिया था और वो पूरे एक हफ्ते तक बेहोश यानी आउट रहा। वो एक्सप्लेन करती है कि नॉर्मल लोग तो रात भर में अपना मैजिक रिप्लेनिश कर लेते हैं, पर अगर पूरा खत्म हो जाए तो रिकवर करने के लिए बॉडी लंबे समय तक कोमा लाइक स्टेट में जा सकती है। वो बताती है कि जब वो एक दिन तक नहीं जागा तो मीरा और रिन उसे यहाँ ले आई थी और फिर वो उससे नॉर्दर्न फॉरेस्ट में हुए हादसे की डिटेल्स मांगती हैं। टाइची उसे सब कुछ बताता है और वो कहती है कि कासिम ने पक्का फ्रॉस्ट एलिमेंटल पर क्रिम्सन पैक्ट यूज किया होगा। ये एक फॉरबिडन रिचुअल है जो बीस्ट्स और ह्यूमंस की लाइफ फोर्स यूज करता है और इसे खाने से यूजर की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा इनॉर्मस मैजिक निकल सकता है। टाइची कहता है कि उस मोमेंट पर उसे लगा था कि अब वो गया गॉनर, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने अपना नाम एरियल बताया और उसे लड़ने की पावर दी। ये सुनकर लीमिया काफी हैरान हो जाती है और हमें उसके ट्रेजर का एक फाइन शॉट मिलता है। वो कहती है कि अब उसे पता चल गया है कि टाइची किस तरह की सॉर्सरी कर सकता है और एक्सप्लेन करती है कि वो एक समनर है। समनर्स बिल्कुल शामन्स की तरह होते हैं जो स्पिरिट्स के साथ पैक्ट करते हैं और उनके बॉन्ड के बेसिस पर उन्हें स्ट्रॉन्गर मैजिक परफॉर्म करने का हक मिलता है। पर शामन्स और समनर्स में एक बड़ा फर्क ये है कि समनर्स स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। वो आगे बताती है कि इस दुनिया में स्पिरिट्स हाईएस्ट ऑर्डर पर आती हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन से भी ऊपर, जिन्हें ह्यूमन से सुपीरियर माना जाता है। इसलिए आम इंसान उन्हें देख या सुन नहीं सकते, सिर्फ समनर्स ही स्पिरिट्स को कमांड कर सकते हैं और उनसे स्पेल्स कास्ट करवा सकते हैं। और क्योंकि ये स्पेल्स डायरेक्टली स्पिरिट्स कास्ट करती हैं, इसलिए ये उन स्पेल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जो शामन्स या मेजेस किसी मीडियम के जरिए करते हैं। ये जानकर कि कैसे उसके रेज हाइकी ने एक स्पिरिट को अट्रैक्ट किया और उसे समनर बनाया, वो लड़कियों से मिलने से पहले थोड़ी कॉफी पीने बाहर निकलता है। वो वेट्रेस से पूछता है कि क्या उसे पता है वो कहाँ है, पर वो कहती है कि वो सुबह से वापस नहीं आई हैं। टाइची खुद उन्हें ढूंढने का डिसाइड करता है और बाहर निकलता है, पर तभी वो देखता है कि कुछ डिस्कॉर्ड मॉड्स एक सुंदर लड़की को घेर कर खड़े हैं। वो आगे बढ़ता है और उन्हें उसे छोड़ने को कहता है और वो लड़की इस मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़वाती है और टाइची का हाथ पकड़ लेती है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उसकी लवर हो और उसे अपने मैसिव प्लॉट्स के जरिए इस नाटक में साथ देने को मना लेती है। उनमें से एक डिस्कॉर्ड मॉड टाइची को मुक्का मारने की कोशिश करता है और उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है, पर टाइची डॉज करके उस बंदे की गर्दन पर एक लात मारता है और उसे वहीं सुला देता है। ये देखकर दूसरा बंदा घबरा जाता है और अपने बडी को उठाकर वापस अपने मॉम्स बेसमेंट में भाग जाता है। उनके जाने के बाद लड़की टाइची को थैंक्स बोलती है, पर वो कहता है कि वो खुद उन्हें हैंडल कर सकती थी। वो पॉइंट आउट करता है कि उसने उनकी गिरफ्तारी से खुद को छुड़वा लिया था और जब वो डॉज करने के लिए पीछे हटा तो उसने उसकी सडन मूवमेंट्स को भी फॉलो किया। इसके अलावा वो इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं थी कि उसने एक लात में बंदे को ढेर कर दिया। ये सुनकर लड़की उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है और मेंशन करती है कि उनकी पहली मीटिंग में वो उसके साथ काफी रफ था। इससे टाइची सोचने लगता है कि कहीं ये उसकी अलाबामा वाली बहन तो नहीं, पर वो अपना इंट्रोडक्शन एनास्थेसिया के तौर पर देती है और रिवील करती है कि वो असल में वही निंजा गर्ल है जिसे उसने नॉकआउट करके गिल्ड के हवाले किया था। इस बीच हम कासिम के बॉस को देखते हैं जो खुद को एम्परर कहता है। वो कासिम की तारीफ करता है कि उसने टाइची और रिन के बारे में सारी इन्फो निकाल ली और कहता है कि इसके लिए उसका एक हाथ खोना एक छोटी सी कीमत थी। फिर वो ग्रैमी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे थोड़े मॉडिफिकेशंस की जरूरत है ताकि वो उसकी बेहतर सेवा कर सके, और उसके हाथ पर एक स्पेशल स्पेल डाल देता है। फिर कासिम को एक नया साइड क्वेस्ट देता है और कहता है कि ये बस एक छोटा सा मजाक प्रैंक होगा और उस वन आर्म्ड क्लब के दौरान उसका दुख कम करने का अच्छा तरीका होगा। उसे मिशन देने के बाद हम दो लड़कियों को कमरे में एंटर होते देखते हैं जो एम्परर से उस कार्निवल के बारे में पूछ रही हैं। भाई, ये एम्परर तो काफी बड़ा खिलाड़ी लग रहा है और ये कार्निवल पक्का कोई नया कांड है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है उन्हें शुरू करने का, और एक डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखे पाइल में डाल देता है और बताती है कि यही टाइची का उस पार्टी के लिए इनविटेशन होगा। वापस टाउन में एनास्टेसिया रिवील करती है कि उसने गिल्ड ज्वाइन कर ली है और वो अब स्मगल्ड गुड्स यानी तस्करी के मामले वाले केस को सॉल्व करने पर काम कर रही है। वो टाइची को बताती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे इस बिल्डिंग तक ले आई है और वो दोनों मिलकर बिल्डिंग पर रेड मारते हैं ताकि उसके पीछे छुपा मास्टरमाइंड मिल सके। उनका सामना कई सारे गूंज से होता है और वो उनसे भिड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां कसीम और उसका बॉस पहले बैठे हुए थे। वहां
टाइची को वो पेपर मिलता है जो एम्परर ने पीछे छोड़ा था और उसे पढ़कर वो सच में काफी वरिड हो जाता है। दूसरी तरफ हम म्यूरा और रिन को नाइट लाइफ एंजॉय करते देखते हैं जब वो टाउन के मार्केट प्लेस से गुजर रही हैं और कुछ स्वीट्स खा रही हैं। रिन टाइची को लेकर थोड़ी परेशान लग रही है, पर मायरा उसे दिलासा देती है कि वो लेमिया की अच्छी देखरेख में है और कहती है कि उन्हें फिलहाल अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। तभी वो नोटिस करती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है और सोचती हैं कि क्या उन्हें किसी ऐसी जगह लालच देकर ले जाना चाहिए जहां ज्यादा लोग ना हो। पर तभी एक हुडेड किड पीछे से उन पर तलवार से अटैक कर देता है। रिन और मायरा दूर कूद जाती हैं और सबको वहां से निकलने को कहती हैं, इससे पहले कि वो उस असैसिन का सामना करे। मायरा अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करती है और आगे लपकती है उनकी तलवारें क्लैश करने के लिए, जबकि रिन उस लड़के पर वाटर अटैक करती है ताकि उसका स्टिंकी फेस साफ हो सके। इसके बाद वो एक विंड टॉर्नेडो स्पेल तैयार करती है, पर तभी रूफटॉप से कुछ मैजिशियंस उस पर अटैक कर देते हैं। रिन अपनी स्पेल कैंसिल करती है और मायरा के पास कूदकर एक डिफेंसिव बैरियर कास्ट करती है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक 4vs2 बैटल है। पर तभी उन्हें कहीं से ग्रैमी की आवाज सुनाई देती है जो अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर आती है और म्यूरा के पेट पर एक सरप्राइज अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो उसे उठाती है और वहां से भागते हुए रिन को कहती है कि ये उसका स्टाइल नहीं है, पर बॉस ने उसे मांगा है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। रिन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर वो गुंडे उसे बिजी रखते हैं और ग्रैमी वहां से निकल जाती है। इसी बीच हम टाइची और एनास्टेसिया को अर्थ मैजिक से बनी एक टनल से गुजरते देखते हैं और रिवील करते हैं कि बिल्डिंग में मिले उस पेपर ने उन्हें बताया था कि यहाँ एस्पर के नीचे कहीं 3000 गॉब्लिन्स का एक झुंड छिपा है जो क्रिम्सन पैक्ट से एनहांस्ड है। आखिरकार उन्हें टनल के एंड में एक दरवाजा मिलता है जिसके बाहर कुछ हड्डियां पड़ी हैं और एनास्टेसिया अपनी लॉक पिकिंग स्किल्स यूज करके उसे खोलती है, कहीं वो ट्रैप्ड ना हो। उसे ऐसे काम करते देख टाइची कहता है कि जब उसने उसे गिल्ड के हवाले किया था तो उसने उम्मीद की थी कि वो अपनी जिंदगी ईमानदारी से बिताएगी, तो अब उसे अजीब लग रहा है कि गिल्ड उसे अपने मिशंस के लिए यूज कर रहा है। ऐसे प्यारे शब्द सुनकर एनास्टेसिया मुस्कुरा देती है और उसे कहती है कि अब से वो उसे एना बुलाए और वो अपनी सर्च जारी रखते हैं। वापस टाउन में रिन उन बेवकूफ एनपीसीज को धूल चटा देती है जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ग्रामी उसके पीछे खड़ी है। ग्रामी उसे इतनी जल्दी उनसे निपटने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और बताती है कि मीरा कहाँ है। वो ये भी रिवील करती है कि उसका बॉस मीरा को एक क्रिम्सन पैक्ट ऑब खिलाने की कोशिश कर रहा था। वो आगे कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को इश्क हो जाए, पर वो लोग उसका शिकार प्रेत है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और उसके शिकार पर हाथ साफ करे। ये सब सुनते ही रिन उस बिल्डिंग की तरफ भागती है जहां मीरा को रखा गया है और अंदर मौजूद हर किसी को पीटते हुए उस चेंबर तक पहुंचती है जहां उसे कैद किया गया था। वो विंड स्पेल का यूज करके मेन स्पेल कास्टर को नीचे गिरा देती है और बाकी सबको आइस बाइंडिंग से फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो अर्थ मैजिक से मैजिक सर्कल को तबाह करती है और मीरा को उसकी जंजीरों से आजाद कर देती है। ठीक तभी एम्परर कासिम के साथ अंदर आता है और रिन को बधाई देता है कि उसने बिना किसी की जान लिए अपनी दोस्त को रेस्क्यू कर लिया। वो खुद को इस सारे कांड के मास्टरमाइंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और रिन उससे लड़ने की तैयारी करती है, पर वो कहता है कि वो यहाँ अपने हाथ गंदे करने नहीं आया है। वो बताती है कि 3000 मॉन्स्टर्स का एक झुंड टाउन पर अटैक करने वाला है, इसलिए उनके लड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अटैक होते ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुनकर रिन टाइची का नाम लेती है तो एम्परर उसे बताता है कि वो उन्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक अलग ही स्टेज तैयार किया है। अब ये उन पर है कि वो इस शहर को कैसे बचाते हैं और वो ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहेगा और वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त कासिम एम्परर से पूछता है कि क्या शहर पर अंदर और बाहर से एक साथ अटैक करना जरूरी था। एम्परर कहता है कि बिल्कुल जरूरी था और फिर उससे पूछता है कि उन्होंने टोटल कितने क्रिम्सन पैक्ट मॉन्स्टर्स तैयार किए हैं। कासिम बताता है कि उनके पास जमीन के नीचे 500 है और ऊपर लगभग 200 है। तो एम्परर कहता है कि ताइची और रिन की स्ट्रेंथ को पूरी तरह टेस्ट करने के लिए ये काफी रहेंगे। इसी बीच हम ताइची को आना की जान बचाते हुए देखते हैं जब वो एक अर्थ गोलम का पंच अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। वो उसे पीछे हटने को कहता है और फिर एक फिजिकली एनहांस्ड पंच के साथ आगे कूदता है ताकि उस गोलम का खेल हमेशा के लिए खत्म कर सके। इसके बाद उनके सामने एक दरवाजा खुलता है जहां वो 2 छोटी लड़कियों को एक गॉब्लिन फार्म के पास खड़ा देखते हैं जो रेड क्रिम्सन पैक्ट से एन्चेंटेड लगते हैं। वो लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन माइलो और मेलो के तौर पर देती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ही वो अर्थ गोलम बनाया था और अब वो इन सारे गॉब्लिन्स को टाउन में छोड़ने वाली हैं ताकि वो शहर वालों के साथ खेल सके, मर्द और बच्चों को डिनर में खा सके। ताइची उनके अजीब चेहरों को देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें एक बैड आइडिया नहीं लगता क्योंकि वो खुद भी तो बच्चे ही हैं। पर लड़कियां कहती हैं कि वो इस ऑब से गॉब्लिन्स को कंट्रोल करेंगी और उन्हें अनलीश कर देती हैं। वापस टाउन में म्यूरा और रिन गिल्ड जाते हैं और जेरार्ड को एम्परर और उसके 3000 मॉन्स्टर्स वाले प्लान के बारे में बताते हैं। जेरार्ड एस्पायर के सारे एडवेंचरर्स को बुलाता है और टाउन वॉच से भी हेल्प मांगता है और वो सब इस डिफेंसिव वॉर की तैयारी शुरू कर देते हैं। सिर्फ 180 एडवेंचरर्स के साथ हालत काफी खराब लग रहे हैं, पर तभी लेमिया जंग में शामिल होती है और उनका हौसला बढ़ाती है। इसी बीच ताइची और एना उन रेड गॉब्लिन से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन के ऊपर न जा पाए। ताइची फिजिकल एनहांसमेंट यूज करके उन्हें क्रश कर देता है, पर उसे केव के टूटने का डर लगता है, इसलिए वो नॉर्मल कॉम्बैट पर वापस आ जाता है।
इतने सारे गॉब्लिन से लड़ते वक्त उसे अचानक उन लड़कियों की आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि उनका क्रिस्टल बॉल बेकार था और अब गॉब्लिन्स उन पर भी अटैक कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स के बीच से रास्ता बनाते हुए उन्हें बचाता है और उनसे उनकी करतूतों के लिए माफी मंगवाता है। फिर वो एनाकोन का ख्याल रखने को कहता है और पूरे 500 मॉन्स्टर्स को साफ करने के लिए एक फुल ऑन मॉन्स्टर हंट पर निकल जाता है। वापस गिल्ड में लेमिया और बाकी सब सिचुएशन को असेस करते हैं और लेमिया कहती है कि वो अपनी एक टैक्टिकल क्लास लार्ज एरिया स्पेल यूज करेगी ताकि मॉन्स्टर्स की संख्या कम की जा सके, क्योंकि इतने सारों से एक साथ लड़ने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ऐसी स्पेल यूज करने से उसका मैना रिजर्व लो हो जाएगा और वो फिर कोई बड़ा अटैक नहीं कर पाएगी। ये सब सुनकर रिन उसे कहती है कि एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल वो संभाल लेगी और एक्सप्लेन करती है कि वो एक फटते हुए ज्वालामुखी जैसी स्पेल कास्ट कर सकती है। वो स्टीम एनर्जी का यूज करके बॉम्ब बनाने की साइन समझाने की कोशिश करती है, पर वो सबके सर के ऊपर से निकल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे सर के ऊपर से मैथ लेसन्स निकल जाते हैं। पर लेमिया कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उसे ये करने देती है। अगले दिन जैसे ही मॉन्स्टर्स दीवारों के पास पहुंचते हैं, रिन अपनी स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और अर्थ मैजिक से जमीन में एक विशाल गड्ढा बना देती है। वो ज्यादातर मॉन्स्टर्स को उसमें गिरा देती है और उस बेसिन को पानी से भर देती है, जिसके बाद वो उनके ऊपर पिघली हुई धातु मोल्टन मेटल का एक बड़ा बॉल बनाकर अंदर फेंक देती है। धातु तुरंत ठंडी होकर गड्ढे के ऊपर एक सील बना देती है और फिर नीचे बनने वाली स्टीम की वजह से वो पूरी ताकत से फट जाता है। वो भयानक एक्सप्लोजन सबको हैरान कर देता है और लेमिया काउंटर अटैक को लीड करती है, जबकि जेरार्ड एडवेंचरर्स को लेकर दुश्मन की फौज पर टूट पड़ता है। इसी बीच कासिम और एम्परर एक क्लिफ से ये सब देख रहे हैं और एम्परर कहता है कि लेमिया को एक्शन में देखना ही अपने आप में वर्थ था, पर रिन की ऐसी डिस्ट्रक्टिव स्पेल देखना तो सोने पर सुहागा हो गया। फिर वो कहता है कि अब असली खतरे का सामना करने का वक्त आ गया है और हम एक एडवेंचरर को जेरार्ड को रिपोर्ट देते हुए देखते हैं कि 200 क्रिम्सन पैक्ट मॉन्स्टर्स जंग में शामिल हो चुके हैं। भाई 200 क्रिम्सन पैक्ट मॉन्स्टर्स का मतलब है असली तबाही। ये देखकर जेरार्ड एकदम टेंशन में आ जाता है, पर तभी वो देखते हैं कि टाइची, एना और उन 2 लड़कियों के साथ कैंप पर पहुंच गया है। वो जेरार्ड को पूरी डिटेल देता है कि अंडरग्राउंड क्या क्या कांड हुए और म्यूरा और रिन के बारे में पूछकर तुरंत उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्यूरा और रिन लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुकी हैं और लेमिया की तारीफ कर रही हैं कि इतनी एनर्जी उसमें अभी भी कैसे बची है। तभी उन्हें क्रिम्सन पैक मॉन्स्टर्स का वो भयानक झुंड दिखता है और लेमिया उन्हें कहती है कि बस 30 सेकंड का टाइम मैनेज करो ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्ट करके उनका गेम बजा सके। म्यूरा और रिन आगे बढ़ती हैं और ढेर सारे स्मॉल फ्राइज को तबाह कर देती हैं। तभी लेमिया अपनी एओई स्पेल अनलीश करती है, जिससे सारे दुश्मन साफ हो जाते हैं, सिवाय 3 रेड ओगर्स के जो इस मॉन्स्टर्स की आर्मी को लीड कर रहे थे। वो तीनों एक एक ओगर से भिड़ जाती हैं, पर रिन का अटैक मॉन्स्टर को रत्ती भर भी डैमेज नहीं पहुंचा पाता और वो मॉन्स्टर उसके पास उसका आखिरी वक्त लाने के लिए बढ़ता है। अपने उन आखिरी मोमेंट्स में वो सोचती है कि अगर वो यहाँ गिर भी गई तो टाइची उन्हें बचाने जरूर आएगा और उसे दुख होता है कि वो उसे अपने दिल की बात यानी ट्रू फीलिंग्स कभी बता नहीं पाई। पर इससे पहले कि मॉन्स्टर अपना फाइनल स्ट्राइक करे, टाइची बीच में कूदता है और उसे अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और रिन से कहता है कि ये सब बातें जंग खत्म होने के बाद मजे से बताना। लेमिया और म्यूरा तुरंत वहां पहुंचकर रिन को संभालती हैं, जबकि टाइची उस रेड ओगर को पीछे ढकेलता है और उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वो उस पर छलांग लगाता है और उसके चेस्ट पर एक हैवी पंच मारकर उसे ढेर कर देता है। इसके बाद वो लड़कियों से मिलने आता है और म्यूरा उससे पूछती है कि भाई तेरा एनहांसमेंट लेवल क्या है, तो वो बताता है कि वो लेवल 100 यूज कर रहा है, वरना इन मॉन्स्टर्स के सामने उसका टिकना नामुमकिन था। टाइची फिर लेमिया से करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है कि क्या वो लड़ाई जारी रख पाएंगे, पर वो कहती है कि उनकी अभी की स्ट्रेंथ से उन्हें रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। टाइची उन्हें मेयो और मेलो से मिलवाता है और कहती है कि मॉन्स्टर्स को उस पर अटैक करने से रोकें ताकि वो उन 3 रेड ओगर से निपट सके और उम्मीद है कि उन्हें हराते ही बाकी मॉन्स्टर्स पीछे हट जाएंगे। इसी के साथ टाइची उन 3 ओगर्स को बैटल के लिए चैलेंज करता है। वहां कसेम और एम्परर ये सब देख रहे हैं, जहां एम्परर कहता है कि सब कुछ उस लेडी के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। वो एक ऐसी सीक्रेट मास्टरमाइंड की बात कर रहा है जो इस पूरी साजिश में उससे भी ऊपर है। वापस कैंप में हम देखते हैं कि एना जख्मी सोल्जर्स का इलाज कर रही है और फ्रंट लाइन की हालत के बारे में सुन रही है। वो टाइची पर पूरा भरोसा करने का डिसाइड करती है, पर तभी एक हुडेड फिगर उसके पास से गुजरता है और उसके कान में कुछ ऐसी बात बोलता है कि वो किसी माइंडलेस पॉपेट की तरह बैटलफील्ड की तरफ चलने लगती है। दूसरी तरफ लेमिया और बाकी एडवेंचरर्स छोटे मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, जबकि टाइची 3 वर्सेस 1 सिचुएशन में ओगर से निपट रहा है। नंबर्स में इतना फर्क होने के बावजूद टाइची उनमें से एक को नीचे गिरा देता है और अपनी इंसेन मैजिक पावर से उसका काम तमाम करता है। पर तभी जमीन कांपने लगती है और एक ड्रैगन जमीन से बाहर निकलकर उन ओगर्स को ब्रेकफास्ट की तरह खा जाता है। उस बीस्ट को देखकर लेमिया हैरान है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन्स आमतौर पर छोटी स्पीशीज की लड़ाइयों में दखल यानी इंटरफेयरिंग नहीं करते। सब टाइची के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पता चलता है कि ये ट्विन हेडेड गोल्डन ड्रैगन भी उसी मिस्टीरियस मास्टरमाइंड का प्लान है ताकि टाइची को टेस्ट किया जा सके। टाइची लेमिया और बाकी सबको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए शहर खाली करने को कहता है और फैसला करता है कि वो ड्रैगन से अकेले लड़ेगा।
रिन कहती है कि वो उसके साथ रुकेगी, पर मेरोड कहती है कि जिंदा वापस आना वरना वो उन्हें माफ नहीं करेगी। इसी के साथ सब वापस चले जाते हैं और टाइची रिन को भी पीछे रहने को कहता है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते वो बस उसके रास्ते में आएगी। इसके अलावा अगर ड्रैगन उस पर अटैक करता है तो एक सिग्मा मेल होने की वजह से वो इंस्टिंक्टिव तरीके से उसे बचाने की कोशिश करेगा और यही उसकी डिफीट की वजह बन सकती है। रिन समझ जाती है और खुद को डिफेंड करने पर फोकस करती है ताकि वो किसी तरह टाइची को सपोर्ट कर सके, जबकि टाइची ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में वो एरियल को आवाज देता है पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो वो सोचता है कि क्या पहली बार सब बस एक इत्तेफाक था। जो भी हो, वो खुद को लेवल 100 तक एनहांस करता है और फिर एक हैवी पंच के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। ड्रैगन उस अटैक को अपने पंजे से ब्लॉक करता है और पलटवार में ढेर सारे फायरबॉल्स और टेल व्हिप अटैक छोड़ता है। रिन टाइची की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर ड्रैगन का दूसरा सिर उसकी तरफ एक फायरबॉल शूट करता है, एक वार्निंग की तरह, जैसे उसे कह रहा हो कि वेस्ट ऑफ स्पेस की तरह पीछे ही रहो। टेल व्हिप अटैक से टाइची का काफी एचपी लॉस होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर एक ड्रैगन इन मॉन्स्टर्स की हेल्प क्यों कर रहा है। तभी एना उसके पास आती है और कहती है कि उसे उसके जख्म ठीक करने हैं, पर टाइची पूछता है कि उसके डम प्लॉट्स यानी वो खुद यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये सुनते ही एना वापस होश में आ जाती है। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची, पर ड्रैगन इस मौके का फायदा उठाकर टाइची की तरफ ब्लू फ्लेम का एक बॉल लॉन्च कर देता है। रिन उसे बचाने के लिए लपकती है, पर एना टाइची को साइड में धक्का दे देती है और वो हिट खुद अपने ऊपर टैंक्स कर लेती है। उस अटैक से उसका पेट फट जाता है और अपने उन आखिरी मोमेंट्स में वो टाइची की बाहों में लेटी हुई अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो याद करती है कैसे सिर्फ टाइची ही था जिसने उसे एक औरत की तरह देखा, ना कि किसी टूल की तरह, और मौत से पहले वो उससे दोस्ती का वादा मांगती है, पर फिर अपनी आखिरी सांस लेती है और उसकी गोद में दम तोड़ देती है। उसे ऐसे जाते देख टाइची सच में आग बबूला हो जाता है और खुद को कोसने लगता है कि उसने अपनी पावर्स को कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया और ढंग से ट्रेनिंग क्यों नहीं की। वो फिर एरियल को पुकारता है और कहता है कि वो जानता है वो सुन रही है और उसे पावर देने को कहता है। वो एक मर्दाना दहाड़ मारता है और उसे पूरी शिद्दत से पावर देने को कहता है। एरियल उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि वही स्ट्रॉन्ग इमोशन था जिसका वो इंतजार कर रही थी। टाइची अचानक एक ऐसे प्लेन में पहुंच जाता है जहां वो एरियल से बात करता है और वो माफी मांगती है कि वो पहले की तरह अपनी पावर उसे आसानी से नहीं दे पा रही थी। वो उसे बताती है कि उन्हें पहले एक फॉर्मल पैक्ट करना होगा। उसके लिए पहले समनर को स्पिरिट को पुकारना होगा और पावर मांगनी होगी, और दूसरा उन्हें उस पावर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। ये जानकर टाइची उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी बोलता है और वो दोनों पैक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ टाइची एक फुल फ्लेज्ड समनर बन जाता है और इस नई पावर के साथ रियल वर्ल्ड में वापस होश में आता है। वो रिन को अन्ना की बॉडी का ख्याल रखने को कहता है और फिर ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए एरियल से कहता है कि अब वो इस मामले को एक ही ब्लो में खत्म करेंगे। उसे देखकर ड्रैगन उसकी हिम्मत की दाद देता है और टाइची उससे उसके गोल के बारे में पूछता है और ये भी कि वो इस जंग से पीछे हटने के लिए क्या लेगा। ड्रैगन कहता है कि अगर वो उसे अपनी असली पावर दिखा दे तो वो उसके सारे सवालों के जवाब देगा और ये जगह छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद वो अपने दोनों मुंह से कंबाइंड फ्लेम ब्रेथ अटैक लॉन्च करता है और टाइची अपनी मुट्ठी से एक स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रीम अटैक निकालकर उसे काउंटर करता है। शुरुआत में दोनों की पावर बराबर लगती है, पर टाइची जल्दी ही उस बीस्ट पर भारी पड़ जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद ड्रैगन कहता है कि वो उसकी ताकत देखकर खुश है और रिवील करता है कि वो एक खास लेडी की सेवा करता है और उसका गोल बस टाइची की असली स्ट्रेंथ टेस्ट करना था। वो उसे ये भी बताती है कि अब से वही लेडी उसे आगे गाइड करेगी, पर इस देश और इस दुनिया के लिए ये सब जरूरी है। और फिर दूर आसमान में उड़ते हुए उसे कहता है कि अगर वो अपने अजीज लोगों यानी ट्रेजर्स को बचाना चाहता है तो उसे और भी स्ट्रांग बनना होगा। दूसरी तरफ हम एम्परर को उस मिस्टीरियस लेडी को रिपोर्ट देते हुए देखते हैं। साथ में एक और हुडिड सर्वेंट भी है और वो उसे बताता है कि टाइची ने विंड स्पिरिट के साथ पैक्ट कर लिया है। लेडी कहती है कि फिर तो उसके अगले गाइडेंस की तैयारी का वक्त आ गया है और एक शहर के बाद अब एक पूरे देश की बारी है। जंग के बाद एस्पायर धीरे धीरे फिर से बसने लगता है, पर अपनी जीत के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ खोया था। हम टाइची को अन्ना की कब्र पर फूल रखते हुए और उसे जन्नत से उस पर नजर रखने को कहते हुए देखते हैं। इसके बाद वो लेमिया और बाकी सबसे मिलने जाता है और उन्हें एरियल से इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे उसके मिनी फॉर्म में समन करके। जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि नाइट्स के एस्कॉर्ट के साथ एक कैरेज यानी बग्घी शहर में आ रही है और लेमिया देखती है कि उस पर रॉयल फैमिली का क्रेस्ट लगा है। बग्घी आखिरकार लेमिया के घर के पास रुकती है और एक पर्पल बालों वाली लड़की एल्सेना बाहर आती है और अपना इंट्रोडक्शन मार्कस नॉर्मन की बेटी के तौर पर देती है और अनाउंस करती है कि वो किंग गिलमोर की तरफ से आई है। वो कहती है कि वो उनसे मदद मांगने आई है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रॉयल कैपिटल विनीफिक्स चलें। रास्ते में लेमिया एल्सेना से देश के करंट हालात एक्सप्लेन करने को कहती है और वो बताती है कि पिछले 30 सालों से देश 2 फैक्शंस में बटा हुआ है, एक जो करंट किंग को सपोर्ट करता है और दूसरा उनके छोटे भाई ड्यूक डॉर्सहाइम को। किंग गिलमोर ने अपनी पोजीशन डिप्लोमेसी और दूसरे नेशन से दोस्ती करके हासिल की है, जबकि ड्यूक डॉर्सहाइम थोड़ा कंजर्वेटिव यानी पुराने ख्यालों वाला है। किंग गिलमोर की एक पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने अपने कुछ मेजेस दूसरे नेशंस में भेजे हैं और इससे एक मैजिक किंगडम के तौर पर उनका दबदबा यानी डोमिनेंस खत्म हो सकता है।
ऑपोजिशन ने आखिरकार उनके खिलाफ हथियार उठाने का फैसला कर लिया है और एक बगावत यानी रिबेलियन वॉर बस होने ही वाली है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई में उनकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ वो कैपिटल पहुंचते हैं और टाइची नोटिस करता है कि वो जगह लगभग एक गोस्ट टाउन जैसी सुनसान है। लेमिया एल्सना से पूछती है कि क्या किंग ने टाइची और रिन के बारे में कुछ कहा और वो बताती है कि किंग ने उन्हें साथ लाने पर जोर दिया था। तभी एक तीर उनकी तरफ आता है पर टाइची उसे हवा में ही एक गिगा चार्ट की तरह पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। हमें पता चलता है कि ये ड्यूक के एक आदमी ने चलाया था जो उसे कैपिटल में दूसरी दुनिया के लोगों यानी अदर वर्ल्डर्स के आने की रिपोर्ट देता है। वापस कैसल में टाइची और बाकी सब कोर्ट रूम में जाते हैं और एल्सेना उन्हें हेड मेज बेला, आर्मी के सुप्रीम कमांडर जनरल सुमेला और किंग की इकलौती बेटी प्रिंसेस चार्लेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी किंग भी अंदर आते हैं और एस्पायर के डिफेंस में उनकी कोशिशों की तारीफ करते हैं। लेमिया फॉर्मेलिटी स्किप करने का डिसाइड करती है और उनसे पूछती है कि असली मामला क्या है। किंग बाकी सबको बाहर जाने को कहते हैं और फिर लेमिया से कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं बदली, लगता है वो पुराने दोस्त हैं। और लेमिया कहती है कि वो उसकी मदद करेगी पर बस तब जब वो उसकी कंडीशंस मान लेगा। वो फिर कहती है कि वो लोग अभी के लिए एस्पायर वापस जाएंगे और वो ये भी चाहती है कि किंग ईमानदारी से बताएं कि क्या टाइची और रिन को इस दुनिया में समन करने के पीछे उसी का हाथ है। गिलमोर सच्चाई कबूल करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ही उन्हें समन करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर टाइची आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है कि वो कैसे उनकी सुकून भरी जिंदगी छीनकर उन्हें यहाँ लोगों को मारने के लिए समन कर सकते हैं और उनके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखाता है। गिलमोर कहता है कि वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और फिर वो सब अपने रूम्स में चले जाते हैं। लेमिया और मिरा जनरल से बात करने जाती हैं और टाइची और रिन इस नए राज के बारे में बात करते हैं। तभी एल्सेना उनका दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि प्रिंसेस उनसे बात करना चाहती हैं। इसी के साथ चार्लेट अंदर आती है और उनसे इस तकलीफ के लिए माफी मांगती है और रिवील करती है कि असल में उसने ही उन्हें इस दुनिया में समन किया है। वो समझाती है कि उसने स्पेल को कास्ट करने से पहले बहुत रिसर्च की थी और वो इस कश्मकश में थी कि किसी को उसकी पीसफुल लाइफ से निकालकर अपने लिए लड़वाना सही है या नहीं, पर आखिर में उसने वही किया जो इस किंगडम की प्रिंसेस के तौर पर उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो फिर बताती है कि समनिंग के वक्त ड्यूक का एक असैसिन अंदर घुस गया जिससे स्पेल अनस्टेबल हो गई। वो सिर्फ टाइची को समन करना चाहती थी जिसके पास इनसेन मैजिक पावर थी, पर असैसिन के अटैक की वजह से रिन भी साथ खींची चली आई और पैलेस में समन होने के बजाय वो एस्पायर के पास एक रैंडम मैदान में टेलीपोर्ट हो गए। वो कहती है कि उसे ये ढूंढने में काफी वक्त लग गया कि वो लोग कहाँ हैं और ना सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बल्कि एक इनकॉम्पिटेंट वेस्ट ऑफ स्पेस होने के लिए भी माफी मांगती है। ये सब सुनकर और उसे रोता देखकर टाइची और रिन उसे अपना सर ऊपर उठाने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे हर चीज के लिए माफ कर दिया और वो अपनों को बचाने की तरफ को समझते हैं। चार्लेट कहती है कि एक बार देश में शांति हो जाए तो वो उन्हें उनकी दुनिया वापस भेजने के लिए सब कुछ करेगी, भले ही इसमें उसकी रूह क्यों न चली जाए। और टाइची कहता है कि वो इस वॉर को खत्म करने में उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो सब खुशी खुशी बाहर निकल सके। तभी लेमिया अंदर आती है और टाइची को बाहर आने को कहती है। वो उसकी फाइट सुमेला से करवाती है जो ये देखना चाहती थी कि क्या वो सच में उतने ही स्ट्रांग है जितना किंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और टाइची उसके सारे अटैक्स को पैरी करके और उसकी स्वॉर्ड को एक एनहांस्ड ब्लेड से तोड़कर अपनी डोमिनेंस प्रूव कर देता है। इसके बाद वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट शुरू कर देते हैं और टेची सुमेला को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर वो सच में काफी एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे भी नॉकअप करने के लिए तैयार है और उसके बॉडी के अंदर मौजूद उस स्पेशल व्हाइट थिंग की मांग करती है, जिसे सुनकर टेची हैरत के मारे चीख पड़ता है। बाद में उस रात टेची एरिल के साथ आसमान की तरफ देखता है और उससे बात करता है कि कैसे वो इंसानी दुश्मनों के खिलाफ अपनी असली ताकत यूज करने से डरता है, पर अगर इसका मतलब रिन की हिफाजत करना है तो वो ये करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर वो रिन को चेक करने के लिए अंदर जाता है और गलती से उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ हम शार्लेट को होली टेम्पल में प्रार्थना करते हुए देखते हैं। तभी एम्परर उसके पास आता है और हमें पता चलता है कि उसे कार्डिनल लाउड्रा कहा जाता है और शार्लेट को ये बिल्कुल नहीं पता कि एस्पायर पर हुए अटैक के पीछे इसी का हाथ है। अगले दिन सुबह हम टीची को कैसल में इधर उधर रिन को ढूंढते हुए देखते हैं। आखिरकार वो उसे कुछ फूलों को पानी देते हुए पाता है और उसे कहता है कि अपने प्लॉट्स लेकर कोर्ट रूम में पहुंचे क्योंकि लेमियट चाहती है कि वो जनरल्स की मीटिंग ज्वाइन करे। दूसरी तरफ हम ड्यूक को उसके जनरल्स के साथ मीटिंग करते देखते हैं। दो मार्केसेस के बीच अगले कदम को लेकर डिस्कशन चल रहा है। मार्केस मिल्गन सुझाव देता है कि उन्हें अपनी सारी फोर्सेस इकट्ठा करके कैपिटल को तुरंत घेर लेना चाहिए, जबकि मार्केस कॉखन का कहना है कि उन्हें प्रॉपर अटैक से पहले इन दो नए वॉरियर्स की एबिलिटीज को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। एंड में ड्यूक मिल्गन की साइड लेता है और उसे अपनी फोर्सेस असेंबल करके कैपिटल की तरफ लीड करने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सुमेला और बेला किंग को ड्यूक की आर्मी के वेनेफिक्स की तरफ बढ़ने की रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि उनके पास 3000 सोल्जर्स तैयार हैं और बाकी 6000 स्टैंड बाय पर हैं। बेला कहती है कि उसके पास भी 300 मेजेस लड़ने के लिए तैयार है और 600 बैकअप में है।
किंग उन्हें पूरी ताकत से कैपिटल डिफेंड करने का ऑर्डर देते हैं और वो टैक्टिकल मीटिंग रूम में जाते हैं, जहां वो अगले दिन सुबह साउथ में ड्यूक की फोर्सेस से भिड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसमें टेची और रिन भी उनकी हेल्प करेंगे। टेची इंसानों के खिलाफ अपनी पावर्स यूज करने को लेकर वरिड है, पर लेमियट उसे मर्द बनने को कहती है और सुमेला उसे जंग के बाद शादी करने का वादा करके एनकरेज करती है, जिससे टेची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बाद में उस रात टेची रिन से मिलने जाता है, जो इस जंग में हिस्सा लेने को लेकर काफी टेंस लग रही है। वो उसे कहता है कि उसे इसमें पार्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ गलती से आई थी, पर रिन टेची को बताती है कि वो उस सर्कल में अपनी मर्जी से कूदी थी और वो उसके साथ मिलकर लड़ेगी। वो उसे रात अपने कमरे में बिताने को कहती है और वो दोनों साथ बैठते हैं, जहां रिन अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। लगता है टेची आज रात आखिरकार मर्द बन ही जाएगा, पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, उसे कुछ महसूस होता है और उसे कहता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। इसी बीच हम म्यूरा और लेमिया को चाय पर रिन के बारे में बात करते देखते हैं और म्यूरा उसे चेक करने जाने का डिसाइड करती है, पर लेमिया खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ नोटिस करती है और कहती है कि शायद वो अब पैरानॉइड हो गई है। कुछ देर बाद हमें खोडेड असासिन को खिड़की के बाहर पेड़ पर खड़ा देखते हैं। पता चलता है कि मार्कस ने उसे रात में टेची और रिन को खत्म करने के लिए भेजा था, ताकि वो अपना नाम बना सके। बदकिस्मती से उस असासिन के लिए टेची ने उसे पहले ही नोटिस कर लिया था और उन्होंने बेड पर ब्लैंकेट के नीचे कुछ पिलोज रख दिए थे। असासिन उन पिलोज पर वार करता है और टेची और बाकी सब उसे कमरे में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। टेची बताने लगता है कि उसने उसे पहले ही देख लिया था, पर असासिन को उसके फालतू ज्ञान से कोई मतलब नहीं है और वो इस मौके का फायदा उठाकर रिन पर अटैक कर देता है। ये देखकर टेची तुरंत अपनी फिजिकल एनहांसमेंट ऑन करता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन लोगों को कभी चोट नहीं पहुंचने देगा जिन्हें बचाने की उसने कसम खाई है। उसे कुछ देर तक पीटने के बाद लेमिया टेची को रोकती है कि अब बस करो, पर असैसिन उसके नीचे से निकल जाता है और जमीन पर अपना सर दे मारते हुए खुद को इशिकाई करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह गिलमोर की आर्मी का सामना मार्कस निल्गिन की फोर्स से होता है, जिसमें 1000 सोल्जर्स हैं। टेची एक विंड स्पेल का यूज करके उनकी तरफ एक वार्निंग भेजता है और दुश्मन के ठीक सामने जमीन पर ब्लास्ट करता है। वो उम्मीद करते हैं कि इससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, पर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब निल्गिन और उसके आदमी अपने हाथ उठाकर मैजिकल रिंग्स का यूज करके ढेर सारे फायरबॉल्स और वाटर बुलेट्स उनकी आर्मी पर छोड़ते हैं। शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पर टेची अपनी चीट एबिलिटीज से जूम इन करके लेमिया को उन स्पेशल रिंग्स के बारे में बताता है। वो कहती है कि वो मैजिकल स्टोन्स हैं और हैरान होती है कि उनके पास इतना पैसा यानी कैपिटल कहां से आया कि उन्होंने अपने सारे आदमियों के लिए 1000 रिंग्स तैयार कर ली। वो आगे बताती है कि ये रिंग्स कास्टर की लाइफ फोर्स तक यूज कर सकती हैं अगर उनका मैजिक खत्म हो जाए, और ये किसी ऐसे के लिए लीथल हो सकता है जिसे मैजिकल आइटम्स की ढंग से समझ ना हो। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, निल्गिन की आर्मी रिंग्स का यूज जारी रखती है और जल्द ही खुद को पूरी तरह ड्रेन कर लेती है। उन्हें ऐसे स्ट्रगल करते देखकर गिलमोर की आर्मी खुश होती है और कहती है कि शायद उन्हें पलटवार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी देर डिफेंड करना है और दुश्मन खुद ब खुद ढेर हो जाएंगे। इससे टेची और रिन अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो लेमिया की तरफ देखते हैं। तब सुमेला कहती है कि भले ही वो दुश्मन है, पर है तो इसी किंगडम का पार्ट और गिलमोर भी नहीं चाहेगा कि बिना वजह लोग मारे जाए। लेमिया कहती है कि उसके पास एक प्लान है और वो रिन से हेल्प मांगती है। टेची एरियल की विंड मैजिक से उनके सामने एक बैरियर खड़ा करता है और म्यूरा रिन को किसी भी स्ट्रे शॉट से बचाती है, जब तक वो दूसरे रॉयल मेजेस के साथ मिलकर एक स्पेशल स्पेल तैयार करती है और अचानक बारिश शुरू करवा देती है। रिन फिर लाइटनिंग मैजिक का यूज करके दुश्मन की फौज को झटका देकर बेहोश कर देती है। निल्गिन भी पूरी तरह ड्रेन हो चुका है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, पर तभी वो ड्यूक के असिस्टेंट इनिमिकस को अपने पास आते देखता है, जो उसे बताता है कि अभी क्या हुआ। निल्गिन उससे पूछता है कि वो क्यों हार रहे हैं और वो उसे रिंग के ड्रेनिंग इफेक्ट के बारे में बताता है और फिर उसे खंजर स्टैब कर देता है, ये कहते हुए कि उसका मकसद पूरा हो गया है और इसी के साथ ये वॉर खत्म हो जाती है। भाई, इनिमिकस ने तो धोखा दे दिया। रात ढलने पर हम कासिम और ग्रैमी को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां कासिम एक छोटा सा गैजेट निकालता है और कहता है कि अगली बार जब वो टेची से मिलेगा तो वो उसे जमीन चटने पर मजबूर कर देगा। अगले दिन सुबह रिन अपनी स्पेशल ओरल स्किल्स का यूज करके टेची को जगाती है, पर टेची को बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है क्योंकि उसने कल रात जरूरत से ज्यादा फूड ठूस लिया था। इसके बाद वो लेमिया और म्योरा से मिलते हैं, जो उन्हें बताती हैं कि किंग ने उन सबको कोर्टरूम में समन किया है। वो सब देखने जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, और किंग कहता है कि प्रिंसेस उन्हें जंग में उनकी अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड देना चाहती है और उन्हें स्पेशल वेपन्स पिक करने की इजाजत देती है। लेमिया एक मैजिक रिंग लेती है, टेची एक जापानीज लुकिंग कटाना उठाता है, रिन एक फैंसी स्टाफ चुनती है और मायरा अपने लिए एक हाई ग्रेड डैगर ले लेती है। इसके बाद वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर जाते हैं, जहां सुमेला टेची से उसकी बड़ी कारी तलवार बिग ब्लैक सोर्ड दिखाने को कहती है। लेमिया भी अपनी मैजिक रिंग टेस्ट करती है और सुमेला टेची के ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि वो अपनी तलवार के साथ अपना सारा हॉट पैशन उस पर अनलोड कर दे। वो उसे इधर उधर धक्के देती है और कहती है कि उसके पास जो भी है वो सब ले लेगी, पर टेची अभी भी कल रात के ओवर ईटिंग की वजह से सिक फील कर रहा है और आखिर में बेहोश हो जाता है। टेची किसी तरह वहां से बच निकलता है और शहर में कुछ मेडिसिन लेने जाता है। बाहर निकलने पर वो नोटिस करता है कि लोग उसे घूर रहे हैं और वो सोचता है कि क्या वो एरियल को देख रहे हैं, पर वो कहती है कि उसने ऐसा मैजिक किया है कि अभी सिर्फ वही उसे देख सकता है, तो लोग असल में टेची को ही देख रहे हैं।
तभी कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और उसे वॉर का स्ट्रॉन्ग मैन बुलाते हैं। तब टेची को रियलाइज होता है कि वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। वो थोड़ी देर उन्हें एंटरटेन करता है और फिर एक सुनसान सड़क पर जाकर उस शख्स को आवाज देता है जो सायों में उसका पीछा कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही एक हाथ वाला कासिम निकलता है जो टेची को मिल रही इस सारी फेम की वजह से काफी सॉल्टी फील कर रहा है। टेची उससे पूछता है कि उसके हाथ को क्या हुआ, और जब उसे पता चलता है कि वही वो बंदा है जिसने उसका हाथ उड़ाया था तो उसे सच में काफी बुरा लगता है। कासिम कहता है कि उसने उसे हराने का पक्का इरादा कर लिया है और उसे अपनी शर्तों पर एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, वरना वो शहर के सारे कुओं में जहर मिला देगा। वो लॉडर से मिला हुआ वो गैजेट निकालता है और कहता है कि ये टेची की मैजिक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा और उसे उसकी अपनी पावर के बराबर कर देगा। इस तरह वो बराबरी की जमीन पर लड़ सकते हैं और वो प्रूव कर सकता है कि वो सिर्फ उसके गिफ्ट्स की वजह से हारा था। जाहिर है ये एक बहुत ही घटिया आइडिया लग रहा है, पर एक अल्फा मेल होने के नाते टेची कहता है कि वो ऐसी लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता और अपनी डोमिनेंस प्रूव करके रहेगा। इस बात से एरियल भड़क जाती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसकी पावर कभी वापस नहीं आई तो उसके पास रोते हुए मत आना, और इसी के साथ बैटल शुरू हो जाती है। टेची विंड ब्लास्ट से शुरुआत करता है पर कासिम डॉज करके डैगर से पलटवार करता है। टेची अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करता है और फिर पीछे कूदकर आइस और वाटर बुलेट से टेची पर निशाना साधता है। टेची आगे लपकता है और उसके हाथ से डैगर छीन लेता है, पर कासिम उसे कुछ आइस बुलेट्स मार देता है और लड़ाई एकदम इंटेंस हो जाती है। ग्रैमी एक कोने से उन्हें देख रही होती है जब वो एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। एंड में वो दोनों सोचते हैं कि क्या उन्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक कोई एक बेहोश न हो जाए, पर वो अगले मूव के साथ इसे खत्म करने का फैसला करते हैं। कासिम एक मैसिव आइस स्पेल चार्ज करता है और उसे टेची की तरफ फेंकने की तैयारी करता है, जो काफी थका हुआ लग रहा है और पैर की इंजुरी की वजह से उसे डॉज करने के काबिल नहीं है। टेची रिन के बारे में और अपने पुराने मैजिक लेसन्स के बारे में सोचता है और खुद पर भरोसा करने का फैसला करता है। वो अपनी तलवार में थोड़ा मैजिक फूंकता है और उससे कासिम की आइस स्पेल को बीच से चीर देता है, जिसके शॉकवेव से कासिम दूर दीवार पर जा गिरता है। इसी के साथ उनकी फाइट खत्म होती है और कासिम अपनी हार मान लेता है, पर टेची कहता है कि उसके पास कम से कम एक एक्स्ट्रा आर्म जितना तो एडवांटेज था ही, तो ये उतना फेयर नहीं था। इसके बाद एरियल कासिम से टेची की मैजिक पावर वापस करने को कहती है और वो उन्हें नॉर्मल होने के लिए उस मैजिकल गैजेट को तबाह करने को कहता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उस गैजेट के चारों ओर का डार्क ऑरा एक शैडो मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और टेची पर अटैक करने लगता है। टेची विंड मैजिक से पलटवार करने की कोशिश करता है, पर उस शैडो मॉन्स्टर को रत्ती भर भी डैमेज नहीं पहुंचता, जो बदले में उस पर ढेर सारी डार्क बुलेट्स छोड़ता है। हालात काफी खराब दिख रहे हैं, पर तभी अचानक ग्रैमी अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक से बाहर आती है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। कासिम उसका ध्यान आइस मैजिक से भटकाता है और ग्रैमी को गैजेट तबाह करने को कहता है, पर उसे तोड़ने के बाद भी मॉन्स्टर गायब नहीं होता और कासिम सोचने लगता है कि क्या लॉटर ने ये सब भी पहले से प्लान किया था। टेची नोटिस करता है कि कम से कम उसकी पावर्स तो वापस आ गई हैं और वो कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में उड़ा देगा। वो एरियल को आसपास की हवा कंप्रेस करके लाइटनिंग बनाने को कहता है और अपनी तलवार से एक लाइटनिंग स्लैश मारकर मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। इसके बाद वो कासिम को एक हीलिंग पोशन देता है, पर ग्रैमी उसे उसकी प्राइड को और ज्यादा क्रश करने को नहीं कहती और बताती है कि वो बस उससे हारने की वजह से सॉल्टी था। पर अब जब वो बराबरी पर लड़ चुके हैं, उसने अपनी हार कबूल कर ली है और शायद स्ट्रांग बनने के लिए और मेहनत करेगा। फिर वो उसे उठाती है और कासिम के साथ निकल जाती है, जिसके अंदर अब टेची के लिए एक हेल्दी राइवलरी पैदा हो गई है। ठीक तभी शहर की घंटी बजती है और स्पीकर अनाउंस करता है कि ड्यूक की आर्मी ने जंग का ऐलान कर दिया है। टेची तुरंत रिन और बाकी सबसे मिलने कासल भागता है और वो सब अगले दिन शुरू होने वाली जंग की तैयारी करते हैं। उसी वक्त हम लॉटर को उस मिस्टीरियस लेडी को रिपोर्ट देते हुए देखते हैं कि कैसे टेची ने उस शैडो मॉन्स्टर से निपटा और वो उसे अगले गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने को कहती है। हमें उनके बगल में एक और हुडेड फिगर दिखता है जो बिल्कुल एनिमिकस जैसा लग रहा है। अगले दिन सुबह ड्यूक डॉर्जेसहाइम कैपिटल की तरफ बढ़ने से पहले अपनी आर्मी को एड्रेस करता है और उनसे अदर वर्ल्डर्स और लेमिया से खुद निपटने की परमिशन मांगता है, क्योंकि उसने सारे जरूरी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और वो नोगान की तरह उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद ड्यूक कैपिटल की तरफ बढ़ता है और दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। भाई अब दोनों फौजें भिड़ने के लिए तैयार हैं, ये तो महायुद्ध होने वाला है। वो अनेमिकस से पूछता है कि क्या उनके जीतने का कोई भी चांस है, और वो जवाब देता है कि मार्कस मार्शस टेइची के अलावा बाकी सब का ध्यान रख लेगा, पर वो खुद इस बात का पूरा इंतजाम करेगा कि टेइची उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर सके। दूसरी तरफ गिल्मार एक धमाकेदार स्पीच के साथ अपने सोल्जर्स का मोराल हाई करता है और उन्हें कहता है कि इस किंगडम के असली हीरोज की तरह जीत का रास्ता साफ कर दो।
इसी के साथ महायुद्ध शुरू हो जाता है और हम हर तरफ तलवारों की टक्कर और जादुई स्पेल्स को बैटलफील्ड पर बरसते हुए देखते हैं। रिन और म्यूरा पूरी तरह जंग पर कब्जा कर लेती हैं और लीमिया अपनी नई मैजिकल रिंग से निकलने वाली स्पेल्स से दुश्मनों को तबाह कर रही है। पर तभी उन सबका सामना उन मेजेस से होता है जो मार्शस ने खास उनके लिए तैयार किए थे। हम देखते हैं कि एक रैंक्ड एडवेंचरर सुजोरा रिन का सामना करती है। मार्शस खुद म्यूरा से भिड़ जाता है, जबकि मिस फोलो नाम का एक सॉर्सरर लीमिया को चैलेंज करता है और अपनी जैमिंग मैजिक और विशाल स्टाफ का यूज करके उस पर हर तरफ से अटैक करने लगता है। इसी बीच टेइची अपनी विंड मैजिक का यूज करके दुश्मन की फौज के ऊपर से छलांग लगाता है और सीधा ड्यूक के कैंप के सामने लैंड करता है। जब वो लोग अपनी बैटल स्ट्रैटेजी पर डिस्कस कर रहे होते हैं, वो बस अंदर चला जाता है और ड्यूक से सरेंडर करने को कहता है। डॉगशन एनिमिकस को छोड़कर बाकी सबको बाहर जाने को कहता है और वो टेइची से उसके प्रपोजल पर बात करता है। टेइची कहता है कि अगर वो अभी अपने आदमियों को सरेंडर करने का ऑर्डर दे दे तो वो इस बात का ख्याल रखेगा कि किंग उस पर थोड़ी दया दिखाए, वरना उसके पास इतनी पावर तो है कि वो उसे पीट कर उसका सर खुद किंग के कदमों में ले जाकर रख दे। ये सुनकर डॉगशन उससे पूछता है कि वो खुद ही किंग क्यों नहीं बन जाता, तो टेइची कहता है कि ये बहुत ज्यादा झंझट वाला काम है और वो नहीं चाहता कि एक डिक्टेटर बनकर वो हजारों लोगों की नफरत मोल ले जो बस अपनी मनमानी करता हो। ये सुनकर डॉगशन हंसने लगता है और कहता है कि शांत दुनिया में बड़े होने से इंसान का नजरिया सच में बदल जाता है। पर फिर वो टेइची को बताता है कि ये प्राइड यानी सम्मान की बात है और कभी कभी ताकतवर लोगों को अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है, भले ही उसका नतीजा उनकी मौत ही क्यों ना हो। टेइची उसके अजीब चेहरे को देखकर सोचता है कि क्या हथिया नहीं गया है। वहीं हम पीछे एनिमिकस को सबकी पीठ पीछे एक डार्क स्पेल पकाते हुए देखते हैं, जिससे उनकी आर्मी के सभी लोग उसका वो डार्क जूस पीने पर मजबूर हो जाते हैं। वापस बैटलफील्ड पर लीमिया मिस फोलो का सामना करती है और उससे पूछती है कि क्या उसका प्लान बस उसे थकाने का है। वो आइस मैजिक से उस पर अटैक करता है, पर वो जमीन से आग निकालकर उसे ब्लॉक कर देती है। वो फिर उसकी तरफ ढेर सारी आइस बुलेट्स भेजता है, पर वो डिफेंस मैजिक से उन्हें रोक लेती है और एक विंड ब्लेड से निशाना साध कर उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर वो पुराना मेज हैरान रह जाता है और अपनी हार कबूल करते हुए लीमिया को उसे खत्म करने को कहता है, जो वो एक मैसिव फायरबॉल के साथ कर देती है। ठीक उसी वक्त रिन अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से मार्शस से लड़ रही है, पर वो उसे हवा में उड़ा देता है और सोचता है कि आज रात उसे एल्फ मीट चखने को मिलेगा। पर तभी वो उसके पास से तेजी से निकलती है और रॉयल कलेक्शन से लिए गए डैगर से उसकी गर्दन चीर देती है। दूसरी तरफ रिन को अपने ओपोनेंट को खत्म करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सुजुरा लगातार ऑफेंस जारी रखती है और रिन को डिफेंसिव खेलने पर मजबूर कर देती है। ये कुछ देर तक चलता रहता है, पर रिन आखिरकार उसकी मूव्स और एबिलिटीज को एनालाइज कर लेती है और जंग खत्म करने की तैयारी करती है। वो उस पर एक फ्लेइंग स्पेल से वार करने वाली होती है, पर सुजुरा नीचे कूदकर जमीन पर हिट करती है, जिससे रिन पीछे जा गिरती है। रिन आइस मैजिक पर स्विच करती है और उसकी तरफ आइसिकल्स शूट करती है, पर सुजुरा उन्हें हटा देती है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि वो सब बस एक डिस्ट्रैक्शन था। वो देखती है कि रिन उसके ऊपर खड़ी है और उसके सर के ऊपर एक विशाल फायरबॉल चमक रहा है। रिन उसे नीचे शूट करती है और सुजुरा का काफी एचपी लॉस हो जाता है, पर तभी वो नोटिस करती है कि आसपास के गिरे हुए सोल्जर्स अजीब हरकतें कर रहे हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज की तरह घेर रहे हैं। रिन सुजुरा को कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ आ जाओ, और वो दोनों टीम अप कर लेती हैं। इसी बीच टेइची ड्यूक से सरेंडर करने की बातें जारी रखता है, पर तभी एरियल एनिमिकस की ईविल स्पेल को नोटिस करती है और टेइची को उसके बारे में वार्न करती है। ये सुनकर एनिमिकस हंसने लगता है और कहता है कि उसकी स्पिरिट को पक्का इसका एहसास हो जाएगा। वो अपने असली रंग दिखाते हुए रिवील करता है कि वही वो शख्स है जिसने इस बगावत की चिंगारी लगाई और ड्यूक को उसके अपने भाई के खिलाफ भड़काया। उसने कहा कि उसने इस बैटलफील्ड को डार्कनेस कर्स नाम की स्पेल से पहले ही तैयार कर दिया है, जिससे उसके कंट्रोल में हर कोई पागल हो जाएगा और एक स्ले मशीन में बदल जाएगा। वो कहता है कि उसने ये सब उस लेडी के लिए किया है, उसी मिस्टीरियस मास्टरमाइंड की तरफ इशारा करते हुए, और उसे इस किंगडम या इन भाइयों की लड़ाई से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने मास्टर की इच्छा के मुताबिक सब कुछ राख में मिला देगा। इसी के साथ वो पूरे बैटलफील्ड में उस स्पेल को फैलाना शुरू कर देता है और खुद भी एक डेमन में बदल जाता है। भाई, एनिमिकस ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। वापस बैटलफील्ड पर हम लेमिया और बेला को अपने सर के ऊपर उस स्पेल को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, जहां वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये वही मनहूस स्पेल है जो 200 साल पहले उनके पड़ोसी देशों होली स्कैटलॉव एम्पायर और गार्जियन एम्पायर की जंग में यूज हुई थी। हालांकि वो जंग काफी छोटी थी, पर गिरे हुए सोल्जर्स बर्जर्किंग ज़ॉम्बीज में बदल गए थे, जिन्होंने दोस्त और दुश्मन दोनों पर बिना देखे अटैक किया था। वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उन लोगों तक भी पहुंच गए जो लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, और नतीजा ये हुआ कि 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहास में इस भयानक जंग को ब्लडी रैप्सडी के नाम से जाना जाता है, और जब तक वो इस मैजिक के सोर्स को तबाह नहीं कर देते, तब तक वो सबको होश में नहीं ला पाएंगे। ये स्पेल अभी भी जिंदा लोगों में फैल रही है, और वो भी जल्द ही माइंडलेस खून के प्यासे ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। दोनों आर्मीज के लिए हालात बिगड़ने लगते हैं जब लिमिया और बाकी सबको इन माइंडलेस पपेट्स का झुंड घेर लेता है। वो पलटवार करने का फैसला करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ताइची अपने प्लॉट आर्मर का यूज करके सब बचा लेगा, जो हमें वापस ड्यूक के कैंप में ले जाता है, जहां ताइची अपनी स्पिरिट पावर अनलीश करता है और एक ऐसे फुल पावर अटैक की तैयारी करता है जिसमें शायद उसकी जान भी जा सकती है। वो इस बार अपने दोस्तों को बचाने के लिए सब कुछ झोंकने का पक्का इरादा यानी रिजॉल्व कर लेता है,
पर इससे पहले कि वो पावर निकाल पाए, एरियल वक्त को रोक देती है और कहती है कि वो उससे झूठ बोल रही थी। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपनी असली ताकत से डर रही थी और उसे नहीं पता था कि इसका ताइची पर क्या असर होगा, इसीलिए वो अब तक उसके सामने इस सेमी ओरिजिनल फॉर्म में आई थी। वो आगे कहती है कि उसका निश्चय देखकर अब उसे यकीन हो गया है कि ताइची उसे उसके असली रूप में देखने के लिए तैयार है, और वो उसे अपना असली नाम बताती है, जो कि सिल्फिड निकलता है। इसके बाद वक्त फिर से नॉर्मल फ्लो करने लगता है और रिन सुजुरा के साथ ताइची के पास भागती है और उसे गले लगा लेती है। ताइची नोटिस करता है कि उसके पैर में चोट लगी है और कहता है कि वो अब इस जंग को यहीं खत्म कर देगा ताकि वो सब अपने घर वापस जा सकें। वो अपना हाथ उठाता है और सिल्फिड को पुकारता है और उस डार्कनेस कर्स के मैजिक सर्कल को तोड़ने के लिए एक स्पेशल स्पेल यूज करता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और सुजुरा रिवील करती है कि सिल्फिड असल में क्वीन ऑफ स्पिरिट्स का नाम है और उसे पूरे यूनिवर्स की 4 सबसे ताकतवर स्पिरिट्स में से एक माना जाता है। इसी के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ताइची कहता है कि उसे अभी भी उस बंदे से निपटना है जिसने ये सब किया, और वो इनिमिकस से उसके डेविल फॉर्म में लड़ने की तैयारी करता है। वो अपनी नई पावर चार्ज करता है और वो दोनों आसमान में किसी ड्रैगन बॉल जी स्टाइल फाइट की तरह उड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे से कई बार टकराते हैं। फिर ताइची उससे उस मिस्टीरियस लेडी के बारे में पूछता है। इनिमिकस कहता है कि वो इस दुनिया की रूलर है और उसने ही सब कुछ प्लान किया था, उसके जन्म से लेकर उसके इस दुनिया में समन होने तक और आज के इस दिन तक जब वो एक समनर के तौर पर अपनी असली ताकत अनलॉक कर रहा है। वो रिवील करता है कि ये दुनिया एक विशाल महायुद्ध यानी मैसिव वॉर की तरफ बढ़ रही है और उसे बचाने के लिए उन्हें एक अल्टीमेट वेपन की जरूरत है और ताइची उनके लिए वही वेपन बनेगा। वो आगे कहती है कि अब तक उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो सब उस लेडी के प्लान का हिस्सा थीं ताकि वो और स्ट्रांग बन सके, और वो खुद भी उसके इस ग्रैंड स्कीम में महज एक प्यादा यानी पॉन है। ताइची उससे उस लेडी का नाम पूछता है पर इनिमिकस कहता है कि अभी ये जानने का सही वक्त नहीं है, जिससे ताइची भड़क जाता है और कहता है कि वो ऐसे किसी घटिया यानी बीएस बहाने के लिए अपने दोस्तों और हजारों लोगों की मौत कबूल नहीं करेगा। वो डेमन को पंच मारना जारी रखता है और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है वो उस पर भारी पड़ने लगता है। वो उसे लगातार पीटते रहता है जब तक कि वो उसके पेट पर इतना भयानक हिट नहीं मारता कि वो सीधा जमीन में जा गिरता है। वो उसके ऊपर खड़ा होता है और इनिमिकस उसे आखिरी वार करने को कहता है क्योंकि उसका नरम दिल ही उसकी आखिरी कमजोरी बची है। पर ताइची उसे बताता है कि इस पावर को एक्सेप्ट करते वक्त उसने अपनी इंसानियत पीछे छोड़ दी थी और एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अटैक से उसे राख यानी इवेपोरेट कर देता है। इसी के साथ जंग खत्म होती है और हम ताइची को कैसल में रिन, लिमिया और मीरा के साथ जागते हुए देखते हैं। वो उसे तब से लेकर अब तक की सारी बातें बताती हैं जब से उसने इनिमिकस को हराया था, और एल्सीना और शार्लेट भी उसे देखने दौड़ी आती हैं। लगता है उसका मैजिक खत्म हो गया था और वो कई दिनों तक सोता रहा था, पर अब उसे इस किंगडम का हीरो माना जा रहा है। गिंग अपने भाई को उसकी बगावत के लिए सजा देता है और फिलहाल किंगडम में शांति लौट आती है। हम ताइची को ये सोचते हुए देखते हैं कि कहीं इस पावर की वजह से वो भी एक मॉन्स्टर में ना बदल जाए, पर लिमिया उसे यकीन दिलाती है कि भले ही उसके पास कितनी भी पावर आ जाए, जब तक उसका दिल सही जगह पर है वो हमेशा एक इंसान ही रहेगा। वो उसे चेयर अप करती है और वो सब अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए एस्बिर वापस जाने का फैसला करते हैं। शार्लेट और एल्सीना उन्हें विदा करती हैं और शार्लेट वादा करती हैं कि वो उन्हें उनकी दुनिया वापस भेजने का रास्ता जरूर ढूंढेंगी। ताइची उन्हें कहता है कि वो अपना पूरा वक्त लें क्योंकि उन्हें इस दुनिया के नए दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताने में कोई एतराज नहीं है। इसी के साथ वो एस्बिर के लिए निकल पड़ते हैं और ताइची कहता है कि वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि फिर कभी अपने किसी दोस्त को चोट नहीं पहुंचने देगा। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस मास्टरमाइंड लेडी अपने क्रिस्टल वॉल के जरिए उस पर नजर रखे हुए हैं। और इसी तरह इसेकाई चीट मैजिशियन का सीजन 1 खत्म होता है। भाई ये तो एकदम धमाकेदार एंडिंग थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 की रूमर्स या लाइट नॉवल की आगे की स्टोरी नरेट करूं ताकि पता चले कि वो लेडी आखिर है कौन?